साइबिल कभी एक पूर्णतया असफल व्यक्ति था, बेघर और अपने अतीत की कोई स्मृति नहीं। लेकिन भाग्य की योजना कुछ और थी। उसके अंदर एक परम जादूगर की शक्ति छिपी हुई थी, एक असीम जादुई शक्ति का मालिक जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। साइबिल का जीवन वास्तव में एक नियत दिन पर ही पलटा, जब एक अंधेरी गली में बारिश से बचने के दौरान एक रहस्यमय सुंदर महिला की नजर उस पर पड़ी। इस महिला ने तुरंत लड़के की चमकदार आंखों को अपने जैसा पाया, इसलिए उसने उसे गोद लेने का फैसला किया। साइबिल को उस स्थान पर ले गई जहां वो मानती थी कि वो संबंधित है वेनास राज्य का प्रतिष्ठित जादू अकादमी, जो उत्कृष्ट जादूगरों और चुड़ैलों को प्रशिक्षित करता है। जल्द ही मैं अकादमी में 5 साल से रह रहा था। विडंबना यह है कि इस पूरी अवधि के दौरान मेरा एकमात्र उपलब्धि नीचे से पहला स्थान प्राप्त करना था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कोई जादू नहीं कर सकता था। इस परिणाम ने मुझे पूछताछ के लिए प्रधानाध्यापक के कार्यालय में तलब करवाया। वहां जाते समय मैंने एक अराजक दृश्य देखा। कार्यालय के बाहर एक जिद्दी छोटी सुनहरे बालों वाली लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, लगातार प्रधानाध्यापक का नाम पुकार रही थी और उनसे मिलने की मांग कर रही थी। क्योंकि किसी ने भी उसे ध्यान में नहीं रखा और मैंने उसे अंदर जाने नहीं दिया, भले ही वो हंगामा कर रही थी, उसने मुझे पकड़ने का साहस किया और दूसरों को धमकी देने के लिए मुझे बंधक बना लिया। लड़की चिल्लाई कि अगर प्रधानाध्यापक ने दरवाजा नहीं खोला तो वो मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। ठीक उसी समय जब स्थिति तनावपूर्ण थी, होल्डेम नाम का एक वेयरवॉल्फ अचानक प्रकट हुआ। उसने तुरंत सुनहरे बालों वाली लड़की का हथियार छीन लिया, जिससे उसका कीमती मून स्टाफ हवा में उड़ गया और जमीन पर गिर गया, अपने मूल रूप में लौट आया। ये देखकर मैंने दयालुता से उसे उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन उस हरकत से मुझे लगभग बड़ी परेशानी में पड़ गया। सौभाग्य से सुनहरे बालों वाली लड़की और बीस्ट पर्सन ने समय पर हस्तक्षेप किया, वरना शायद मैं उड़ जाता। लड़की तुरंत अपने स्टाफ के गेंद की तरह उछाले जाने पर रोने लगी। ठीक उसी समय प्रधानाध्यापिका का दरवाजा खुला। प्रधानाध्यापिका अलबस बाहर आई, शिकायत कर रही थी कि बाहर इतना शोर क्यों है। जब उन्होंने सुनहरे बालों वाली लड़की लॉक्स क्रिस्टस को देखा तो वे भौहें सिकोड़ गईं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब भी ये लड़की आती है तो मुसीबत जरूर आती है। फिर प्रधानाध्यापिका मेरी ओर मुड़ी और घोषणा की कि मुझे एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। उन्होंने समझाया कि यदि कुडो अकादमी में हमेशा के लिए रहता तो मैं कभी प्रगति नहीं कर पाता, इसलिए माहौल बदलना ही एकमात्र अवसर था। प्रधानाध्यापिका ने राज्य की पृष्ठभूमि बताई और समझाया कि हम पहले जादूगरों और चर्च के बीच भयंकर युद्धों में डूबे हुए थे और केवल 5 साल से शांति मिली थी। महाद्वीप के उत्तरी भाग, जिसमें वीनास भी शामिल है, ने जादूगरों और जादू के अस्तित्व को स्वीकार करना शुरू कर दिया था, जबकि दक्षिण में उन्हें अभी भी अजीब और भयानक माना जाता था। इस बदलाव का मूल कारण 10 साल पहले हुए विद्रोह था। नंबर 13 के नाम से जाने जाने वाले दुष्ट जादूगर के नेतृत्व में उसने वीनास में जादू फैलाया और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जादूगरों और दासों को इकट्ठा किया, जिससे उन्हें शिकार होने से मुक्ति मिली। हालांकि उनके तरीके बेहद क्रूर थे, जिससे अनगिनत निर्दोष जाने गईं। प्रधानाध्यापिका अल्बस ने स्वयं उसे समाप्त कर दिया था। फिर भी नंबर 13 का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने जादू के बारे में लोगों की धारणा को कुछ हद तक बदल दिया। उस कहानी से प्रधानाध्यापिका ने दक्षिण में एक जादूगरों का गांव स्थापित किया ताकि शक्तिशाली लोगों को बहिष्कृत न माना जाए। इस बार मुझे सार्वजनिक रूप से जादूगरों की छवि को सुधारने के लिए अन्य छात्रों के साथ वहां भेजा जाएगा। प्रधानाध्यापिका ने स्पष्ट किया कि यदि अगले 5 वर्षों में ग्राम प्रशासन उन्हें मान्यता नहीं देता है तो मुझे वापस भेज दिया जाएगा और अकादमी और जादू की सभी यादें सील कर दी जाएंगी। ये सुनकर लॉक्स क्रिस्टस प्रधानाध्यापिका की योजना की प्रशंसा करने लगी और यहाँ तक कि हम सभी को मार्गदर्शन करने के लिए एक शिक्षक बनने के लिए भी स्वेच्छा से आगे आई। हालांकि प्रधानाध्यापिका ने किसी और को नियुक्त कर लिया था, फिर भी लॉक्स क्रिस्टस ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और एक नियुक्ति पत्र निकाला, जिससे प्रधानाध्यापिका आधा लाचार और आधा सहमत हो गई। उसने बच्चों की निगरानी करने का वादा किया, लेकिन शर्त ये रखी कि वो खाली पुस्तक, जो पहली जादुई पुस्तक थी, उधार लेना चाहती है। प्राचार्य ने दृढ़ता से मना कर दिया, क्योंकि वो एक निषिद्ध पुस्तक थी जिसमें दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि लॉक्स क्रिस्टास पुस्तक के लेख कब्लैक मडविच से मिलने के लिए गांव जा सकते हैं। लॉक्स क्रिस्टास ने तुरंत खुशी खुशी सहमति व्यक्त की। अगले दिन मैन लॉक्स क्रिस्टास और कुछ अन्य लोग यात्रा की तैयारी के लिए शहर के द्वार पर एकत्रित हुए। समूह में बहिर्मुखी वरिष्ठ चुड़ैल हॉट और सरीसृप मानव कुडो शामिल थे, जो एक युवा थे जिन्होंने बहुत यात्रा की थी और आश्वस्त थे कि उन्हें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। पूरा समूह अपना पेट भरने के लिए एक रेस्तरां में रुका। वहां लॉक्स क्रिस्टास ने लूडेन के कर्मचारी का परिचय कराया, एक अजीब हथियार जो किसी को भी छूने पर उसकी जादुई शक्ति को सोख सकता है। केवल वह जिसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे प्रतिरक्षा थी। समूह में सेमे ही एकमात्र व्यक्ति था जिसे कार में बीमारी होती थी, जिससे समूह को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। रास्ते में हमने और अधिक खुलकर बातचीत की। मैंने खुलासा किया कि अकादमी में प्रवेश करने से पहले मेरी सारी यादें मिटा दी गई थीं और ये इंटर्नशिप खुद को साबित करने का मेरा एकमात्र मौका था। यदि मैं असफल होता तो अकादमी से मेरी यादें भी मिटा दी जाती, जिससे एक खाली इंसान बच जाता। लॉक्स क्रिस्टास ने यह सुनकर निराशा व्यक्त की कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं मुश्किल से जादू का इस्तेमाल कर सकता हूं। हर बार जब मैं कोशिश करता मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाता, लेकिन जब मैं इसे दबाता तो मैं कुछ भी सक्रिय नहीं कर पाता।
ब्राइटनेस विच लॉक्स क्रिस्टास का उपनाम ने मुझे जादूगर बनने का विचार छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि समस्या मेरे विचार से अधिक गंभीर थी। पैदल चलने के कारण हमारी योजना में देरी हुई। अगली सुबह समूह एक सराय में पहुंचा। नाश्ते के दौरान हम 2 अन्य छात्रों से मिले जो पहले सरीसृप मानव के साथ थे। इन दोनों ने शिकायत की कि कल रात उन पर डाकुओं के एक गिरोह ने हमला किया था और खतरे के दौरान सरीसृप मानव नक्शे और सामान लेकर भाग गया था। लॉक्स क्रिस्टास को तुरंत संदेह हुआ, मानते हुए कि यदि वो डर के मारे भाग गया होता तो वो अपने साथ सामान नहीं ले जाता, क्योंकि ऐसा करने से उसका वजन ही बढ़ता। इसके अलावा इन 2 छात्रों को स्वस्थ और सतर्क देखकर यदि डाकू उन्हें गुलामों के रूप में बेचना चाहते थे तो निश्चित रूप से अधिक कीमत मिलती। फिर भी उन्होंने छिपकली के लोगों को निशाना बनाया, दर्शाता है कि ये कोई सामान्य डाकू गिरोह नहीं था, बल्कि पिशाच शिकारी थे। लॉक्स क्रिस्टस ने अनुमान लगाया कि छिपकली के लोगों को इसका पता चल गया था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर नक्शा लिया ताकि उन्हें दूर किया जा सके, ताकि उनके दोस्त पीछे हट सकें। टीम के एक सदस्य को पीछे छूटने देने की जिम्मेदारी महसूस करते हुए लॉक्स क्रिस्टस ने उसे खुद बचाने का फैसला किया। उन्होंने मुझे और होट को उनके साथ आने से मना किया, विश्वास करते हुए कि अनुभवहीन युवा जादूगर केवल बाधा बनेंगे। लेकिन हमेशा की तरह जितना अधिक वो मना करती, हम उतना ही विपरीत करना चाहते थे। होट को लॉक्स क्रिस्टस द्वारा मुझे दी गई रुमाल पर भविष्यवाणी जादू का उपयोग करने का विचार आया जब मैं कार से बीमार हो गई थी, ताकि लॉक्स क्रिस्टस का पता लगाया जा सके। हम दोनों जंगल में गहराई तक घुस गए। इस बकी होट लगातार उस कायर दोस्त के बारे में बड़बड़ाता और कोसता रहा जिसने उन्हें छोड़ दिया था और छिपकली के लोगों को बचाने में मदद करने से इनकार कर दिया था। उनकी नज़र में उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए यदि वो मर भी जाता तो उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होता। अचानक खून के एक पोखर के बीच में कुडो की कटी हुई छिपकली की पूंछ थी। दोनों का चेहरा पीला पड़ गया, या सोचकर डर बढ़ गया कि छिपकली के लोगों को उनके दुश्मन ने टुकड़ों में काट दिया होगा। हालांकि होट को जल्दी से याद आया कि पूंछ को खुद से काटना इस प्रजाति की एक सामान्य उत्तरजीविता विधि है और ये बाद में फिर से उग जाएगी। ये महसूस करने पर दोनों ने राहत की सांस ली, जबकि सावधानी से पूंछ को उठाया ताकि आपात स्थिति में उपयोग के लिए ले जा सके। उन्होंने पदचिन्हों का अनुसरण किया और तुरंत जमीन पर बने पैरों के निशान पाए। 2 स्पष्ट रूप से कुडो और लॉक्स क्रिस्टस के थे, कि बाकी निशान हमलावरों के थे। तो इस बार केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी था। फिर भी इसने कुडो जैसे अनुभवी जादूगर को अपना सामान पीछे छोड़ने और जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। होट डायग्नोस के जजों के बारे में याद करके कांप उठी, एक हथियारों का समूह जिसे चर्च ने चुना था, जो किसी भी कीमत पर चुड़ैलों का शिकार करने में माहिर थे। हालांकि ये संगठन बहुत पहले भंग कर दिया गया था। होट को डर था कि वे खून के प्यासे शिकारी कभी दुनिया से गायब नहीं हुए। होट का डर निराधार नहीं था। अतीत में एक बच्चे के रूप में उसने देखा था कि एक अकेला शिकारी उस शहर में घुस गया जहां वो जा रहा था, निर्दोष लोगों को मार डाला और सब कुछ जला दिया। उसने उसे धमकी दी थी कि अगर वो चुड़ैल निकली तो उसका भी वही हश्र होगा। भयभीत होकर होट भाग गई, अपने दोस्त को खंभे से बंधा छोड़ दिया, एक ऐसी स्मृति जो उसे हमेशा परेशान करती रही। इस कारण से वह झिझकी पीछे मुड़कर भागना चाहती थी। लेकिन ठीक उसी समय कुडो की हताश चीख जंगल के गहरे से गूंज उठी। मैंने तुरंत होट का हाथ पकड़ाया, कहते हुए कि अगर हम अंदर जाते रहे तो ये मौत की सजा हो सकती है। लेकिन मैं दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ सकता था। उस प्रोत्साहन ने होट में साहस की आग को प्रज्वलित किया, अतीत के भूत को दूर किया और उसे अपना मन बदलने के लिए मजबूर किया। कुडो तब एक ऊंची शाखा पर छिपा हुआ था। बकी शिकारी तेजी से खोज रहे थे, हर जगह जाल बिछा रहे थे। अचानक उसने शाखा के पार एक तार का तार देखा। जब उसने महसूस किया कि ये एक जाल था तो बहुत देर हो चुकी थी। शाखा टूट गई, जिससे वो झाड़ियों से नीचे गिर गया। एक तीर निकला। कुडो कूद गया, लेकिन जमीन पर नुकीले खंभों में गिर गया जो उसके पैरों को छेद रहे थे। जाल से बाहर निकलकर कुडो सावधानी से खुद को ढकने लगाया, सोचकर कि और भी तीर होंगे। लेकिन इस बार जो दिखाई दिया वो एक कुख्यात जज था जो उसे रात भर से दौड़ा रहा था। कुडो ने प्रतिरोध के लिए संघर्ष किया, लेकिन फिर भयभीत होकर महसूस किया कि जादू उस पर काम नहीं करता है। पूरी रात वह केवल प्रकाश की किरणों से चालाकी से भागकर बचने की कोशिश कर सका। इस बार जज ने तेजी से हमला किया, विशाल गदा लहराई और कुडो को एक पेड़ से टकरा दिया, जिससे वो खून की उल्टी करने लगा। वो कुडो के ठीक हुए पैरों के घावों को नीचे देखता है और फिर पागल की तरह हंसता है। अंत में उसे एक अच्छा सौदा मिल गया था, इसलिए उसकी आंखें लालच से भरी थीं। अगर वो कुडो को साधारण पुनर्जनन क्षमता वाले एक सरीसृप मानव को पकड़ लेता और उसे चर्च के शोधकर्ताओं को बेच देता तो कीमत अकल्पनीय होती। उसने अपने आदमियों को एक पिंजरा लाने का आदेश दिया। हताशा में अंधेरी यादें उमड़ने लगीं। कुडो को याद आया कि उसे दास के रूप में पकड़ लिया गया था, एक सर्कस में कैद कर दिया गया था और अपनी पुनर्जनन क्षमता को उन्मादी भीड़ के सामने प्रदर्शित करने के लिए हर दिन यातना दी जाती थी। ये जुनून तब तक गहरा रहा जब तक वो भाग नहीं गया अकादमी तक पहुंचने और एक शक्तिशाली जादूगर बनने का रास्ता खोज लिया। फिर भी अब उसे फिर से एक पिंजरे में बांध दिया गया है। कुडो अपने दांत पीसता है, अपनी आखिरी स्वतंत्रता को पकड़ने के लिए जड़ों में अपने पंजों को दबाता है। न्यायाधीश गुस्से से चिल्लाता है और उसका हाथ तोड़ देता है। असहनीय दर्द से कुडो चीखता है, लेकिन वो अभी भी जड़ों को कसकर पकड़े हुए है, अपने अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है।
ठीक उसी समय एक गर्जना जैसी आवाज ने जगह को फाड़ दिया। न्यायाधीश के बगल के पेड़ एक शक्तिशाली जादुई प्रवाह से 2 टुकड़े हो गए। जो व्यक्ति प्रकट हुआ वो 100 साल का प्रभात जादूगर लुआओ क्रिस्टस था। उसके लुडेन छड़ी ने जोर से दहाड़ लगाई हमला करने के लिए दौड़ी। न्यायाधीश के पास केवल छड़ी के मुंह पर मारने का समय था। फिर वो ठंडे पसीने में नहा गया जब उसे एहसास हुआ कि लुआओ क्रिस्टस के हाथों में हथियार पौराणिक लुडेन था। लुआओ क्रिस्टस ने गर्व से अपनी पहचान की घोषणा की। न्यायाधीश क्षण भर के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके हमला किया, उस पेड़ को काट दिया जिस पर लुआओ क्रिस्टस खड़ा था। जवाब में लुआओ क्रिस्टस और लुडेन ने एक घेरा बनाया जिससे आसपास के जंगल ढह गए। न्यायाधीश के अधीन सभी पागल कुत्तों को पल भर में मार डाला। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अचानक 2 प्रशिक्षुओं की कराह सुनाई दी। न्यायाधीश ने 2 लोगों को बंधक बना लिया था। होट को तुरंत एहसास हुआ कि वही था जिसने वर्षों पहले कस्बे में दहशत फैलाई थी। वो कांपते हुए वहीं जम गई। लॉक्स क्रिस्टस गुस्से से चिल्लाई धमकी दी कि अगर उसने उसके छात्रों को नुकसान पहुंचाया तो उसकी छड़ी उसे कुचल देगी। न्यायाधीश ने तिरस्कार से हंसते हुए शर्तों को बदलने की मांग की। लॉक्स क्रिस्टस को लुडेन को नीचे फेंकना पड़ा और मुझे बदले में बंधक बनाने की अनुमति देनी पड़ी। अपने छात्र को गला घोटते हुए देखकर लॉक्स क्रिस्टस को दर्द हुआ, लेकिन फिर भी उसे छड़ी नीचे फेंकनी पड़ी। न्यायाधीश ने तुरंत लुडेन पर जादूरोधी लबादा डाल दिया। फिर उसने मुझे उसे उठाने और उसे लाने का आदेश दिया। मैंने आज्ञाकारी ढंग से पालन किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से न्यायाधीश ने सीधे होट का नाम लिया। डर ने होट को पंगु बना दिया। उसने अपना रहस्य उद्घाटन किया कि वो चर्च द्वारा अकादमी में भेजा गया एक जासूस था। क्रूर सच्चाई सामने आ गई। होट को उसकी उत्पत्ति याद आई। वो सिर पर सींगों के साथ पैदा हुई थी। उसे एक राक्षस माना जाता था और उसकी अपनी मां जो एक कट्टर आस्तिक थी ने उसे चर्च भेज दिया था। वहां उन्होंने उसके सींग काट दिए और उसे एक अनाथालय में डाल दिया। तब उन्होंने उसे जासूस बनने के लिए मजबूर किया, जादू अकादमी में घुसपैठ करने के लिए। हालांकि अकादमी में समय ने होट को बदल दिया था। पहली बार उसने दोस्ती, टीम वर्क और एक सच्चा जादूगर बनने की इच्छा का अनुभव किया। यही कारण है कि जब उसे इस इंटर्नशिप में भाग लेने की अनुमति दी गई तो होट वास्तव में खुश थी। लेकिन चर्च ने क्रूर न्यायाधीश को भेजा, उसे एक ऐसी त्रासदी में धकेल दिया जिससे कोई रास्ता नहीं था। होट टूट गई, खुद को उन लोगों को खतरे में डालने के लिए दोषी ठहराया। लेकिन मैंने मुस्कुराया, उसे सांत्वना दी कि ये उसकी गलती नहीं थी। मेरी दयालुता से प्रभावित होकर होट ने खुद के प्रति एक बार सच्चा होने का फैसला किया। उसने कुडो की कटी हुई पूंछ को बलि के रूप में इस्तेमाल किया। एक नीली लौ का आह्वान किया जो एक ड्रैगन में भड़क उठी, जो सीधे न्यायाधीश की ओर बढ़ी। वो घबरा गया और तुरंत मुझे अपना जादूरोधी लबादा छीनकर खुद को बचाने के लिए ले लिया। लबादे ने हमले को रोक दिया और वो ठंड से होट की ओर बढ़ा, उसके विश्वासघात को दंडित करने के लिए तैयार था। लेकिन ठीक उसी समय मुझे लुडेन की पुकार सुनाई दी। मैंने लॉक्स क्रिस्टस की चिल्लाहट की परवाह न करते हुए छड़ी उठाने की प्रेरणा महसूस की। जैसे ही मैंने उसे छुआ, छड़ी तुरंत चमक उठी, मेरे अंदर की विशाल जादुई शक्ति को सोख लिया, जिससे एक भयानक शक्ति मुक्त हुई। जब मैं रुकना चाहता भी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छड़ी ने पूरे क्षेत्र को प्रकाश के एक विशाल गोले में घेर लिया। जैसे ही रोशनी छटी में होश में आया और देखा कि होट खुद को बचा रही है, वो रो पड़ी। मुझे कसकर गले लगा लिया। ये देखकर खुश हुई कि मैं अभी भी जीवित हूँ। हालांकि लॉक्स क्रिस्टस का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। लुडेन को छूने वाले अनाड़ी छात्रों का एक समूह मौत को आमंत्रित करने जैसा था। पूरा समूह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। रास्ते में मैं सोचता रहा कि मैंने लुडेन को क्यों छुआ और फिर भी जीवित रहा। लॉक्स क्रिस्टस ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया कि मेरे शरीर में जादुई शक्ति लगभग असीमित थी, जो सामान्य जादूगरों से कहीं अधिक थी। यही कारण था कि लुडेन मेरी सारी जादुई शक्ति को पूरी तरह से नहीं सोख पाया। यही कारण था कि मैं पिछले इतने समय से जादू को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। जाने से पहले लॉक्स क्रिस्टस ने कुडो को चेतावनी दी कि समूह के साथ रहना सबसे अच्छा है, लेकिन उसने अभी भी अहंकार से इनकार कर दिया। केवल जब वो उसके कंधे पर चढ़ गई और बड़बड़ाने लगी तब उसने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। विडंबना यह है कि जब उन्होंने कटी हुई पूंछ को खोजने के लिए जंगल में लौटने का फैसला किया तो उन्होंने पाया कि होट ने इसे ड्रैगन की आग के लिए बलि के रूप में इस्तेमाल किया था। कुडो का दिल टूट गया, उसका दिल कट गया, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। जैसे जैसे रात हुई, जगह शांत होती गई। मैं और होट एक सुनसान झरने के किनारे बैठकर अपनी युवावस्था के सपने साझा करने लगे। इस बीच दूर छिपकली आदमी और बौनी बूढ़ी महिला लॉक्स क्रिस्टस ने लंबी यात्रा के बाद आराम करने के लिए एक छोटा सराय पाया। उस शांतिपूर्ण माहौल में होट ने वो टोपी उतारने का फैसला किया जिसने हमेशा उसका सबसे बड़ा रहस्य छुपाया था। जैसे ही उसके बाल नीचे लटक गए, चांदनी में सींग दिखाई दिए और उसने मुझे अपनी पिछली कहानी बताने का साहस जुटाया। इन सींगों के कारण अपने बचपन के दौरान उसे दूसरों की कठोर नजरों से बहिष्कृत, तिरस्कृत और भगा दिया गया था। लेकिन अकादमी में सीखे गए पाठों और लूक क्रिस्टस की पुष्टि के कारण होट ने अपनी असली पहचान समझ ली।
वह एक पतित शो रेन थू NHAN थी, एक ऐसा प्राणी जो तब बनता है जब एक डायन एक शो थू योद्धा को शक्ति प्रदान करती है। जब डायन और शो थू योद्धा दोनों मर जाते हैं तो शो थू की आत्मा डायन की रक्त रेखा में बनी रहती है और बाद में उनके वंशज उसके जैसे पतित शू रेन थू NHAN को जन्म देते हैं। अपने मन की बात कहने के बाद औरत ने मुझ पर विश्वास करने और मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद के रूप में मेरे गाल पर धीरे से चुम्बन किया। इसके तुरंत बाद वह घबराहट में भाग गई, मुझे आश्चर्यचकित चेहरे के साथ छोड़ गई। जैसे ही हॉट चली गई बॉनी डायन अचानक मेरे बगल में प्रकट हुई, मुझे डांटते हुए कि मैं बहुत भोली थी और मेरी आलोचना की कि मैंने ऐसे स्पष्ट हरे संकेत के साथ अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाया। अगली सुबह एक भयानक खबर आई। हमारे 2 साथियों को चर्च को जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीधे शब्दों में कहें वे जासूस थे। तब से केवल 4 लोग डाइन गांव की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। प्रस्थान करने से पहले बूढ़ी बॉनी ने कुडो को उसकी बांह का इलाज करने का निर्देश दिया, क्योंकि एक घायल योद्धा कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि बांह कोई केले का पत्ता नहीं है जो जब चाहे तब उग जाए। लूक क्रिस्टस ने उसे सांत्वना दिया, कहते हुए कि यहाँ एक चार्जिंग स्टेशन था, इसलिए जादू की शक्ति की कमी के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चर्चा के दौरान बूढ़ी बॉनी ने सुझाव दिया कि जादू को स्थानांतरित करने का सबसे प्रभावी तरीका एक होंठ चुंबन के माध्यम से था, लेकिन हॉट ने तुरंत इसे खारिज कर दिया, इसे एक अनुचित विचार कहा। अंत में वे सहमत हुए कि त्वचा से त्वचा का संपर्क जैसे हाथ पकड़ना जादू स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि यदि चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो कुडो बहुत अधिक ऊर्जा अवशोषित कर सकता है, जिससे वो फट जाएगा और मर जाएगा। खतरे को रोकने के लिए बूढ़ी बॉनी ने एक पर्यवेक्षक बनने का फैसला किया। उसने दोनों युवा लोगों के हाथ पकड़े, मुझसे कुडो को जादू का प्रवाह स्थानांतरित किया। कुछ ही क्षणों में उपचार के जादू की बदौलत कुडो की खोई हुई बांह और पूंछ तेजी से फिर से उगाई। जो लोग इस दृश्य को देख रहे थे वे सब आश्चर्यचकित थे। लॉक्स क्रिस्टिस बहुत उत्साहित थे। उन्होंने सभी को जादू की शक्ति का जश्न मनाने के लिए एक साथ गाने और नाचने के लिए आमंत्रित किया। वहां से निकलकर वे एक बड़े शहर में पहुंचे। एक लापरवाह गाड़ी तेज गति से गुजरी, जिससे मुझ पर कीचड़ उछल गया, जिससे मैं बहुत दयनीय लग रहा था। अपने शिष्य को सांत्वना देने के लिए लॉक्स क्रिस्टस ने पूरे समूह को एक परिचित सराय में ले जाया। वहां एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर था जो आराम करने के लिए एकदम सही था। जब कुडो और मैं गर्म पानी में नहा रहे थे, कुडो ने उस असली कारण को साझा किया जिसके लिए वो जादूगर बनना चाहता था। उन्होंने बताया कि अतीत में उनके साथ एक सर्कस जानवर की तरह व्यवहार किया गया था, जिसका मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया गया था। ठीक उसी समय उत्तर में एक भयानक आपदा फट पड़ी। एक पागल चुड़ैल ने दुनिया को नष्ट करने की साजिश रची। किसी तरह कुडो भाग्यशाली रूप से बच गया और उसे ड्रैगन किंग ने बचाया। उस समय पतित बीस्टमैन को अपवित्रता का प्रतीक माना जाता था। मिश्रित प्रजातियों को समाज द्वारा तिरस्कृत किया गया था। फिर भी जब हर कोई उससे घृणा करता था, केवल उस नायक ने ये जानकर राहत की मुस्कान दी कि कुडो जीवित था। तब से उन्होंने चर्च की जादुई सेना में शामिल होने, अपने उद्धारकर्ता की तरह शक्तिशाली और महान बनने का सपना देखा। यात्रा का अगला चरण आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रहा। वे जहां भी गए पूरे समूह को पहचाना गया और सभी ने लॉक्स क्रिस्टस का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने अनुभव के साथ लॉक्स क्रिस्टस को हमेशा पता था कि कहां मछली पकड़नी है, कहां आराम करना है। उन्होंने युवाओं को प्रकृति में जीवित रहने के कौशल सिखाए, साथ ही दूसरों की मदद करने के लिए जादू का उपयोग कैसे करें, ऐसी चीजें जो अकादमी ने कभी नहीं सिखाई। लुडेन के जादू के कारण लॉक्स क्रिस्टस 300 वर्षों से जीवित था। उसका शरीर जादू से चलता था। बिना खाए बिना सोए और अमरूस में प्यार करने या बच्चे पैदा करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो लंबा जीवन उबाऊ हो गया था, इसलिए किसी भी दिलचस्प चीज को, विशेष रूप से दुनिया के अस्तित्व से संबंधित नाटकीय घटनाओं को वह प्राथमिकता देती थी। अचानक एक लड़का घबराहट में भागा उन्मत्त रूप से रिपोर्ट कर रहा था कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। लड़का लूक क्रिस्टस का हाथ खींचता है, पूरे समूह को एक खोखले पेड़ की ओर ले जाता है और फिर एक पूरी तरह से गुप्त सुरक्षात्मक बाधा स्थापित करता है। दुर्भाग्य से बाधाएं केवल उनके रूप को छिपा सकती है, लेकिन आवाजों को खत्म नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद एक भाड़े का सैनिक प्रकट होता है, अथक रूप से उनका पीछा करता है। लड़के को खो देने के बाद वह जोर से धमकी देता है, ये कहते हुए कि अगर लड़का बाहर नहीं निकला तो वो उसके शरीर के सभी जोड़ों को अलग कर देगा। उसके तेजी से धड़कते दिल की आवाज के कारण वह जल्दी से खोखले पेड़ में छिपे लोगों का पता लगा लेता है और तलवार से बाधा को तोड़ देता है। लड़का बाहर गिरता है और मेरा समूह अब छिप नहीं सकता। भाड़े का सैनिक उन्हें जादू का उपयोग करने की मूर्खता के खिलाफ चेतावनी देता है, क्योंकि उसकी गति किसी भी मंत्र से तेज होने की निश्चित है। खतरे में LOUX क्रिस्टस ने बच्चों को जल्दी से जाने का आदेश देते हुए ध्यान भटकाने के लिए पीछे रहने का फैसला किया। लूक क्रिस्टस दुश्मन का सामना करती है, उसे आत्मविश्वास से उकसाती है। बाघ आदमी अच्छी तरह जानता है कि लूक क्रिस्टस की ओर पीठ फेरना आत्महत्या के समान होगा। उसकी बातचीत से लूक क्रिस्टस को पता चलता है कि वो लोडन जादू की छड़ी इंटर्नशिप और चुड़ैल गांव के बारे में काफी जानकारी रखता है। अंत में वो समझ जाता है कि वो जीत नहीं सकता और पीछे हटने का फैसला करता है। हालांकि वह लूक क्रिस्टस को चेतावनी देता है कि अगर वो बच्चों को गांव ले जाती रही तो उन्हें तबाही का सामना करना पड़ेगा। उसी समय बाकी लोग लड़के को सुरक्षित रूप से गांव के चर्च तक ले गए।
बाहर एक अंधा सूबा पुजारी प्रतीक्षा कर रहा था। लड़की लिली दौड़कर उसके हाथों में कूद जाती है, उत्साहित होकर बताती है कि इन लोगों ने उसे बचाया है। पुजारी न केवल घटना के बारे में जानता था बल्कि जल्दी से पहचान लेता था कि वे सभी चुड़ैल थे। सिर्फ पादरी ही नहीं बल्कि पूरा गांव ही इंटर्न समूह के आगमन के बारे में जानता प्रतीत होता था। जब जंगल के किनारे हमला करने वाले मानव जैसे जानवरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने शांति से घोषणा की कि वे उस चुड़ैल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गार्ड थे जो इस गांव को नियंत्रित करती थी। थके हुए स्वर में पादरी ने कहा कि हमारी उपस्थिति से कोई बदलाव नहीं आएगा और सीधे पूरे समूह को जाने के लिए कहा। उन्होंने याद दिलाया कि 2 साल पहले अकादमी के पर्यवेक्षकों ने गांव को आक्रमणकारियों के हाथों छोड़ दिया था और बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उस दिन से वह चुड़ैल आराम से नियंत्रण में आ गई थी और गांव वाले अब विरोध करने में असमर्थ थे। ये सुनकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि हमारा इंटर्नशिप समूह सभी बहिष्कृत लोगों से बना है जिन्हें अकादमी में तिरस्कृत किया गया है। एक जासूस, एक विद्रोही पतित चोर, छोटी ईक और मैं खुद जो कक्षा में सबसे पीछे था। सैद्धांतिक रूप से हमें इंटर्नशिप के लिए भेजा गया था, लेकिन वास्तव में हमें इंटर्नशिप पूरी न करने के बहाने चतुराई से निष्कासित किया जा रहा था। कुडो ने आश्चर्य जताया कि गांव वालों ने चर्च के जादुई कोर से मदद क्यों नहीं मांगी, लेकिन पादरी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा कि रात का कोर कभी भी एक चुड़ैल गांव को बचाने के लिए नहीं आएगा। जैसे ही पूरा समूह भ्रमित हो रहा, थालुओक्स क्रिस्टास अचानक एक भूत की तरह प्रकट हुई। उसने प्रशिक्षुओं को बहुत भोला होने के लिए डांटा, जबकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पादरी जंगल में बाघ के साथी नहीं थे। जब पादरी ने पूछा कि अगर उस पर शक था तो उसने उसे शुरू से ही क्यों नहीं मारा, लुओक्स क्रिस्टास ने शांति से जवाब दिया कि उसे ये देखना पसंद है कि लोग अपने झूठ को सही ठहराने के लिए कितने बहाने ढूंढते हैं। अंत में आगे बहस से बचने के लिए उसने पादरी से समूह को गांव का दौरा करने के लिए कहा। वह स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया को स्वयं देखना चाहती थी, इससे पहले कि वो तय करे कि उस पर विश्वास करना है या नहीं। पादरी अनिच्छा से सहमत हो गया। इस प्रकार पूरे समूह को इंटर्नशिप गांव में वापस ले जाया गया, जहां लिली के पिता अपने बेटे की सुरक्षित वापसी की चिंता में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, बच्चा दौड़कर उनकी बाहों में आ गया और पिता ने पूरे समूह को बार बार धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने हमें गाँव में घुमाया, रास्ते में कहानियां सुनाई। उन्होंने कहा कि पहले पर्यवेक्षक चुड़ैल वास्तव में एक अच्छी इंसान थी जिसने कुडो को सवाल पूछने से खुद को रोकने में मदद नहीं की। अगर वो वास्तव में अच्छी थी तो उसने गांव को आक्रमणकारियों के हाथों क्यों छोड़ दिया। पिता ने भी स्वीकार किया कि वो कारण नहीं समझते थे। गांव वाले अब जादूगरनी के कहने पर घरों में छिपे हुए हैं, अजनबियों से दूर रहकर। कुछ देर चलने के बाद वे एक जर्जर टूटे फूटे घर के सामने रुके। घर के सामने फांसी पर लटकाए गए 4 पुआल के पुतले हवा में झूल रहे थे। ये एक भयानक और रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने वाला दृश्य था। पिता ने समझाया कि ये वो सजा थी जो जादूगरनी ने कुछ लोगों पर लागू की थी जिन्होंने भागने की कोशिश की थी और पकड़े गए थे। उन्हें बेरहमी से मार डाला गया था और फिर उनके पुआल के पुतलों को किसी और को चेतावनी देने के लिए लटका दिया गया था जो गांव छोड़ने का विचार कर सकता था। वो वास्तव में क्रूर थी, लेकिन जब तक गांव वाले उसकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे वे शांति से रह सकते थे। अपने अस्थायी घर लौटकर एलोयूएक्स क्रिस्टस ने गुस्से में जादूगरनी को सबक सिखाने और चालाक प्रिंसिपल के साथ समस्या को निपटाने का फैसला किया। हॉट ने शाही राजधानी में मदद मांगने का प्रस्ताव दिया, विश्वास करते हुए कि जादुई सेना सुनेगी, लेकिन मैंने तुरंत इनकार कर दिया, कहते हुए कि हम सिर्फ स्नातक के लिए गांव को खूनी युद्ध क्षेत्र में नहीं बदल सकते हैं और हमें अपने दम पर वर्तमान समस्या का समाधान करना होगा। छिपकली वाला लड़का अधीर था, मानते हुए कि हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। एक जादूगरनी जो एक शक्तिशाली योद्धा भाड़े के सैनिक की कमान कर सकती है, उसका सामना करना आत्महत्या है। खुद को समाप्त करना बेहतर होगा। मैंने दांत पीसकर विरोध किया, कहते हुए कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जब मैंने अपने हाथ में छड़ी पकड़ ली तो मुझे मौत का डर नहीं रहा। लेकिन हॉट अभी भी डर से कांप रही थी, इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। मैंने उसे धीरे से दिखाया, कहते हुए कि अगर वो नहीं चाहती तो हॉट और छिपकली वाला लड़का वापस जा सकते हैं, जबकि मैं और शिक्षिका अंत तक लड़ेंगे। ये सुनकर हॉट की आंखों में आंसू आ गए जब वो हताशा में चिल्लाई। उसने कहा कि उसे मौत से डर नहीं लगता, बल्कि हमेशा के लिए मुझे खोने का भयानक विचार आता है। उन शब्दों ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस स्थिति ने हॉट को रोने और भागने पर मजबूर कर दिया। मैं माफी मांगने के लिए उसका पीछा करने वाला था, लेकिन शिक्षिका ने मुझे रोकाया, कहते हुए कि बिना ये समझे कि उसने क्या गलत किया है, माफी मांगने से उस लड़की को और चोट पहुंचेगी। यहाँ तक कि छिपकली वाले लड़के को भी एहसास हुआ कि हॉट उसके कारण दुखी है कि उसने मुझे एक सच्चे दोस्त के रूप में माना और वो एक और दोस्त नहीं खोना चाहती थी। अंत में मुझे एहसास हुआ और मैं हॉट को खोजने के लिए दौड़ पड़ा। इस बीच हॉट चर्च पहुंची, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो सिर से पैर तक ढकी हुई थी और सफाई कर रही थी। हॉट को रोते देखकर लड़की ने धीरे से उसे सांत्वना दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, पादरी अचानक प्रकट हुए और लड़की को एक कठोर आवाज में जाने का आदेश दिया। हॉट को आश्चर्य हुआ कि वो उसके दोस्तों के साथ हुए झगड़े के बारे में जानता था। उसने ईमानदारी से स्वीकार किया और समूह से माफी मांगने के लिए वापस जाने ही वाली थी, तभी उसकी नजर अचानक पादरी की छड़ी पर पड़ी, जिस पर डी-डे न्यायाधीशों के संघ का प्रतीक था।
एक पल मैनहॉट को एहसास हुआ कि वो चर्च से आया था। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी जब तक कि स्टील के तार उसके शरीर को कसकर जकड़ न लें। पादरी ने ठंडे होकर अपना रूप बदल लिया, अपनी छड़ी से रेजर तेज दराती निकाली और होठ की गर्दन पर रख दी, जिससे उसे मदद के लिए चिल्लाने से रोका गया। उसने ठंडे दिमाग से धमकी दी कि अगर वो जीना चाहती है तो जासूस बनी रहे। उसी समय मैं खाली हाथ लौट आया, होठ का कोई निशान नहीं मिला। मेरा दिल चिंता से भरा था। लॉक्स क्रिस्टस ने एक ट्रैकिंग मंत्र का उपयोग करने का फैसला किया और निशान उन्हें जंगल में एक उदास गुफा में ले गया। जमीन को नीचे देखते हुए समूह खून के धब्बों को देखकर कांप गया। लॉक्स क्रिस्टस की भौहें सिकुड़ गईं, स्पष्ट रूप से अंदर कई दुश्मनों को महसूस किया। कुडो ने तुरंत पीछे हटने की मांग की। निश्चित रूप से ये एक जाल था, लेकिन लॉक्स क्रिस्टस ने दृढ़ता से घोषणा की कि निमंत्रण मेहमानों के आने के लिए है। लॉक्स क्रिस्टस ने पल भर में जाल को तोड़ने के लिए लुडेन की छड़ी लहराई, लेकिन घबराए हुए कुडो को रोकने में असमर्थ था। लॉक्स क्रिस्टस ने उसे अकादमी से स्नातक होने, मैजिक कोर में शामिल होने और ड्रैगन ब्रेकर किंग की तरह एक किंवदंती बनने के अपने सपने को याद करने के लिए प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि कुडो ने कायरता से भागने का रास्ता चुना, पीठ फेरकर चला गया। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकला, उसका सामना भाड़े के सैनिक से हुआ। बाघ ने व्यंग्य से मुस्कुराया, उसे अपनी तरफ शामिल होने के लिए लुभाया। फिर उसने क्रूरतापूर्वक कहा कि उसने होठ का मांस खा लिया था, जिसका स्वाद उतना ही स्वादिष्ट था जितना कि उसका सुंदर रूप था। यह सुनकर कुडो तुरंत क्रोधित हो गया। उसका पूरा शरीर नीला और लाल हो गया, क्योंकि वो जीवन और मृत्यु की लड़ाई में कूद पड़ा। इस बीच गुफा के अंदर मैंने अनजाने में जादुई रोशनी बिखेरी, जिसने लक्स क्रिस्टस को भी चकाचौंध कर दिया। वो नाराज थी, लेकिन फिर स्वीकार किया कि कोई भी जादूगर मेरे जैसी असीमित जादुई शक्ति वाले प्रशिक्षु का सपना देखेगा। इन शब्दों ने अचानक मुझे अंधेरी यादों में धकेल दिया, जिससे मैं दर्द में गिर गया। लक्स क्रिस्टस ने मुझे पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन मैंने फैसला किया कि जब तक होठ को बचाया जा सकता है तब तक मुझे किसी चीज का डर नहीं है। उसी समय गुफा के अंदर एक दरवाजे से एक विशाल तंबू निकला, जिसने मुझे कसकर जकड़ लिया और मुझे दूर खींच लिया। लक्स क्रिस्टस ने मुझे बचाने के लिए जल्दी की, लेकिन लुडेन की छड़ी भी इस्पात के तारों से खींच ली गई। पुजारी प्रकट हुआ, लक्स क्रिस्टस को एक अंधेरे कमरे में लात मार दी और ठंडे स्वर में कहा कि उसे शुरू से ही मार देना चाहिए था। दरवाजा बंद हो गया और फिर नीली रोशनी में मैंने एक और लड़की को वहां खड़ा देखा, जो घने अंधेरे के बीच एक शानदार आभा बिखेर रही थी। अजनबी महिला के आगमन को देखकर मुझे तुरंत एहसास हुआ कि वही थी जिसने मुझे मेरे अनिश्चित और अंधेरे अतीत के जीवन से बचाया था। बहन ने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं और कहा कि वो मेरा लंबे समय से इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि मैं सवाल उठा पाता या प्रश्न पूछ पाता, लक्स क्रिस्टस ने तुरंत हस्तक्षेप किया, मुझे रोकने की जल्दी की, क्योंकि उसे डर था कि एक नजर से वह महिला मुझे हेरफेर और नियंत्रित कर सकती है। स्पष्ट रूप से उस बहन का लक्स क्रिस्टस के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी। केवल एक उंगली के झटके से लक्स क्रिस्टस को तुरंत पीछे फेंक दिया गया, जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। महिला ने मुझे एक बार फिर मूर्ख और असफल माने जाने वाले लोगों से घिरा देखकर निराशा व्यक्त की, जो केवल मेरे भीतर की जादुई क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते थे। उसने खून से सने एक टोपी को फेंकाया, कहते हुए कि ये हॉस्ट की थी, जिससे मुझे सदमा लगा और मैं चिल्ला उससे पूछा कि उसने मेरे दोस्त का क्या किया। उसने शांति से जवाब दिया कि उसने एक भाड़े के सैनिक को उस लड़की को खाने के लिए दिया था। वो जवाब मेरे दिमाग में सीधे धमाके की तरह लगा, जिससे मैं स्तब्ध रह गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इतना ही नहीं, उस बहन ने यह भी खुलासा किया कि उसने गांव को नियंत्रित करने से लेकर सभी घटनाओं को व्यवस्थित करने तक सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो प्राचार्य से मुझे वापस पाना चाहती थी। ये सुनकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि जो दर्द और नुकसान इतने लोगों को हुआ था, वह सीधे मेरे अपने अस्तित्व से जुड़ा था। भ्रमित दर्दनाक यादों की एक श्रृंखला अचानक मुझ पर हावी हो गई, जिससे मैं वहीं गिर पड़ा। वो बहन जिसने खुद को एक चुड़ैल कहारू की नहीं मुझे लुभाती रही, मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी ताकि हम एक ऐसी दुनिया में जा सकें जो उसे बेहतर लगी। लेकिन मैंने मजबूती से सिर हिलाया। मैंने कहा कि दोस्तों के साथ बिताए साधारण खुशहाल दिन जीवन की सबसे कीमती चीज हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी असफल या बेकार नहीं समझा। क्या फिट बैठता है क्या नहीं, मैं खुद तय करूंगा, और निश्चित रूप से जिन चीजों की मुझे आवश्यकता है उनमें उसका अस्तित्व नहीं है। एक पल के लिए मैंने अपनी सारी जादुई शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया, लॉक्स क्रिस्टस को बचाने और उस खतरनाक महिला को रोकने के लिए एक निर्णायक वार पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन इससे पहले कि मैं मंत्र पूरा कर पाता, लॉक्स क्रिस्टस अचानक जाग गई और मुझे गले लगा लिया, मुझे एक लंबा चुंबन दिया। जब वो पीछे हटी तो लॉक्स क्रिस्टस मुस्कुराई और कहा कि मेरा शरीर अब जादुई शक्ति से भर गया है। लॉक्स क्रिस्टस ने तुरंत वही परिचित मंत्र पढ़ा जो मैंने पहले जंगल में न्यायाधीश को दंडित करने के लिए इस्तेमाल किया था। बहती हुई जादुई शक्ति से एक विशाल 5 रंगों वाला अजगर प्रकट हुआ, जो राजसी लग रहा था और सीधे उस बहन की ओर झपटा। लेकिन सब व्यर्थ हो गया। उसने बस अपना हाथ हिलाया और सारी जादुई शक्ति पल भर में बेअसर हो गई। धुएं के छटने के बीच वह बहन विजयी मुस्कान के साथ हंसिया डींग मारते हुए कि उसने वो जादू बनाया था, इसलिए उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल करना मूर्खतापूर्ण होगा।
उसने खुद को काली मिट्टी की चुड़ैल जीरो के रूप में पेश किया, जिसने खाली किताब व रहस्यमय किताब संकलित की थी जिसमें सभी जादुई ज्ञान थे। ये सुनकर मैं समझ गया कि इस जीवन में हमारे बीच गुरु शिष्य का बंधन समाप्त हो गया था। जीरो मेरे पास आए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक जानलेवा हमला करने के बजाय उसने पूरे कमरे को शानदार पेपर कॉन्फिटी के विस्फोट से उड़ा दिया। उसने शरारती ढंग से मुझे छेड़ा और घोषणा की कि अब सेवा मेरी आधिकारिक पर्यवेक्षक बन जाएगी। अपने इंटर्नशिप के दौरान मैं अभी भी हैरान थी या नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है, इस हद तक कि जीरो की अचानक उपस्थिति और प्रभुत्व से सभी अवाक रह गए। लॉक्स क्रिस्टस को समझाना पड़ा कि ये सिर्फ एक परीक्षा थी और मैंने इस कठिन चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। उसी समय होट भी पहुंच गई, जिससे मुझे ये देखकर राहत मिली कि मेरा बड़ा सीने वाला दोस्त अभी भी जीवित है। वो दौड़कर मुझे गले लगा लिया और चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो गईं। सभी ग्रामीण शुरू में हमें परखने की एक योजना में शामिल थे। हर छोटी बात, हर चुनौती, सब कुछ बड़े पैमाने पर तैयार किया गया था। जिस पादरी ने होट को धमकी दी थी वह वास्तव में नाटक का एक तत्व था। जब उसने उसे जासूस के रूप में अभिनय जारी रखने के लिए मजबूर किया तो उसने सीधे उसके चेहरे पर थूक दिया। उस छोटे से कार्य ने उसे अपना परीक्षण पास करने के लिए पर्याप्त बना दिया। वो गुस्से में आ गई, उसे एक थप्पड़ मारा और फिर उसे उसकी छड़ी वापस करते हुए लॉक्स क्रिस्टस से पूछा कि क्या उसे शुरुआत से ही पता था कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। ब्रू ने शांति से सिर हिलाया, कहते हुए कि 2 साल से निर्जन एक साफ सुसज्जित घर असंभव था या स्पष्ट प्रमाण था। इसके तुरंत बाद कुडो और भाड़े का सैनिक भी अंदर आया। पता चला कि उन्होंने भी अपनी अपनी चुनौतियों को पार कर लिया था, जिससे छिपकली आदमी खुशी से रो पड़ा, आंसू में दोस्तों को गले लगा लिया। पूरा समूह सुरक्षित था जो क्रूर परीक्षण से बच गया था। ग्रामीणों ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। युवा जादूगरों और चुड़ैलों को उनकी परीक्षा के सफल समापन पर बधाई दी। शराब पार्टी में जीरो ने एक बार फिर प्रशिक्षुओं को बधाई दी। हॉर्स ने जिज्ञासा से पूछा कि उन्हें क्यों चुना गया। जीरो ने समझाया कि क्योंकि वे सभी असाधारण रूप से उत्कृष्ट छात्र थे जो सामान्य से बहुत आगे थे। उनके चरित्र का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना था, क्योंकि इतनी प्रतिभा वाले लोग यदि अंधेरे रास्ते पर चले गए तो वे निश्चित रूप से मानवता के लिए एक भयानक आपदा साबित होंगे। जीरो ने हॉट को ऐसा व्यक्ति माना जो वर्तमान प्राचार्य क्रैडल ऑफ क्रैडल को 2 दशकों में पीछे छोड़ सकता था। कुडो के लिए उनका मानना था कि यदि वह अपने लचीलेपन को विकसित और परिष्कृत करती तो वो जल्द ही एक अमर जादूगर बन जाती। और मेरे लिए जीरो ने स्वीकार किया मैं एकमात्र ऐसा था जिसकी क्षमता की सीमा वो नहीं देख सकती थी। असीमित जादुई शक्ति के साथ मैं सदियों तक जीवित रह सकता था, सब कुछ भेदने में सक्षम, शक्ति में परिष्कृत और पहुंचने के लिए पर्याप्त समय। बेशक शर्त यह थी कि आपको कड़ी मेहनत से अभ्यास करना होगा। अंत में जीरो ने इंटर्नशिप योजना की आधिकारिक घोषणा की ओर रुख किया। समूह में प्रत्येक को गांव में एक दुकान पर सूचीबद्ध किया जाएगा और निवासियों से गुलाब प्राप्त होंगे। जैसे ही वो अधिक गंभीरता से बात करने वाली थी, भाड़े के सैनिक और पुजारी ने उन्हें आकर्षक भोजन की ट्रे से बच्चों को बहकाकर बाधित कर दिया। पार्टी के बाद समूह अपने सामान्य घर लौट आया। उस रात उन्होंने अचानक एक आदमी को चांद के पार उड़ते हुए देखा जो एक ड्रैगन की सवारी कर रहा था। छिपकली के आदमी लगभग पागल हो गया जब उसने तुरंत अपने आदर्श ड्रैगन ब्रोकन किंग को देखा। समूह ने ड्रैगन की छाया का पीछा किया। जब ये उतरा, ड्रैगन ब्रोकन किंग उनके पास आया और उन्हें अकादमी से एक पत्र दिया। पत्र की सामग्री ने सभी को स्तब्ध कर दिया। आधिकारिक प्राचार्य ने प्रशिक्षुओं को स्नातक होने वालों की तरह असीमित जादू के उपयोग का अधिकार दिया। इसका मतलब था कि वे वास्तविक लड़ाइयों में भाग लेने के योग्य थे। लौटकर समूह ने होस्ट को सब कुछ बताया। ये सुनकर वह एक ड्रैगन को करीब से देखने का मौका चूकने के लिए बहुत खेद महसूस कर रही थी। उसने जोर से शिकायत किया, कहते हुए कि अगली बार वो निश्चित रूप से गांव में नहीं होगी। समूह ने यह सुनकर उदास चेहरे बना लिए। लॉक्स क्रिस्टस ने उन्हें सांत्वना दिया, कहते हुए कि वो कम से कम जीरो की लाइब्रेरी को पूरा पढ़ने के लिए कुछ समय के लिए रुकेंगी, इसलिए उनके जाने में अभी बहुत समय लगेगा। ये सुनकर बच्चे फिर से खुश हो गए। केवल रात के अंत में जब केवल डॉन और जीरो ही बचे थे तो बातचीत एक अलग स्वर में बदल गई। जीरो ने स्वीकार किया कि वो गंभीर रूप से जादुई शक्ति की कमी से जूझ रही थी और शायद उन्होंने मुझे अपने पास खींचने का कारण मेरे भीतर की अंतहीन जादुई शक्ति थी। फिर जीरो ने डॉन को मेरी दुखद कहानी सुनाई। मैंने अपनी माँ को एक जादूगरनी द्वारा अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। मेरी जादुई शक्ति छीन ली गई और वो चोर भी बहुत अधिक सूखने के कारण दर्द में मर गया। उन भयानक यादों ने मुझे अपने मन के एक हिस्से को सील करने, अपने बचपन में अनिश्चितता में जीने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए जब जीरो ने मुझे पाया तो उन्होंने मुझे अकादमी में लाया ताकि मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिल सके। हालांकि उन्होंने ये भी महसूस किया कि यदि किसी दिन मैं अनजाने में अपनी अनियंत्रित जादुई शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर देती हूँ तो मैं खुद को नष्ट कर सकती हूँ। इसलिए मुझे यहाँ लाना भी निरीक्षण के लिए था। डॉन ने तुरंत जीरो से सवाल किया कि उसे मेरा जीवन नियंत्रित करने का क्या अधिकार है। जवाब में जीरो ने शांति से एक चौंकाने वाला रहस्य खोला। मैं उनकी पोती हूं, नंबर 13 की कुख्यात जादूगरनी की बेटी, जिसने खाली किताब चुराई और इसका इस्तेमाल युद्ध फैलाने के लिए किया। समय तेजी से बीता। गांव में इंटर्नशिप शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं।
ये बहुत लंबा समय नहीं था, लेकिन ये हमारे नए जीवन में बसने के लिए पर्याप्त था। हम में से प्रत्येक ने अपने अपने प्रयासों और क्षमताओं से गांव में एक छोटा सा स्थान पाया। सीखने और व्यावहारिक अनुभवों के कई दिनों के बाद हॉट अब एक बहुमुखी जादूगरनी बन गई है, जो ग्रामीणों की अधिकांश जरूरतों को पूरा कर सकती है, रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों से लेकर जादू से संबंधित अधिक गंभीर अनुरोधों तक। गांव वाले धीरे धीरे उसे पहचानने लगे और जब भी उन्हें मदद की जरूरत होती वे विश्वास के साथ उसके पास आते। कुडो चिकित्सा में अपनी विशेषज्ञता के साथ अपनी जगह बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसे एक स्थानीय क्लिनिक में सहायक के रूप में काम मिला, जिससे वो वहां के डॉक्टरों का एक मजबूत सहारा बन गया। हर बीतता दिन कुडो मरीजों का दर्द देखता और फिर उसे अपनी जादुई उपचार शक्ति से ठीक होते देखता, जिससे उसे एक मूक लेकिन गहरा गर्व महसूस होता। इस बीच मैंने अपने घर पर ही एक दुकान खोलने का फैसला किया जो जरूरतमंदों को जादू की शक्ति प्रदान करती थी। मेरे सबसे वफादार ग्राहक कोई और नहीं बल्कि मेरे 2 साथी थे। हर बार जब मैं जादू की शक्ति प्रदान करता तो ऐसा लगता जैसे बादल पर फिसल रहा हूँ, जैसे अफीम का सेवन कर रहा हूँ। मेरे दोनों साथी काम पर जाने के बाद में घर पर रहकर काम करने का आदी हो गया और घर के जीवन की लय को धीरे धीरे स्वीकार करने लगा। मैं घर के काम घर की देखभाल करता था और जब भी वे मिशन से लौटते तो पूरे समूह के लिए एक चार्जिंग स्टेशन के रूप में भी काम करता था। मेरे लिए यह योगदान देने का बेकार महसूस न करने का एक तरीका भी था। हालांकि जब डॉन की चुड़ैल मिलने आई तो वो युवा लड़के की बंद पूरी तरह से अंतर्मुखी जीवन शैली से खुश नहीं थी। उसने प्यार से डांटा कि मैं इस तरह से जल्द ही सुस्त हो जाऊंगा, अपनी जवानी बर्बाद कर दूंगा। मैं मुस्कुराया, कहा कि मैं ठीक हूं, क्योंकि लोगों को अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो जादू का प्रबंधन कर सके, और अगर मैं घर के काम नहीं करता तो कोई उंगली भी नहीं उठाता। मन में मैंने इसे अभी भी एक जिम्मेदारी माना, खुद को खालीपन में गिरने से बचाने का एक तरीका, जिसका मुझे जीरो की बातें याद करके डर लगता था। ये देखकर लॉक्स क्रिस्टास बहुत भावुक हो गईं। मेरे अतीत को याद करके वह युवा लड़के के लिए सहानुभूति महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने एक कुर्सी खींची, मुझे गले लगाया। उसकी आवाज बहुत कोमल थी। उसकी आंखों में मैं एक छोटे पक्षी के बच्चे से अलग नहीं था, जिसे दूर उड़ने के लिए पंखों की जरूरत थी, पिंजरे में रहने के लिए नहीं। इसलिए उसने युवा लड़के को घर से बाहर निकालने का रास्ता खोजने का फैसला किया ताकि मुझे बाहर निकलने का मौका मिल सके। उन्होंने मुझे एक साधारण काम सौंपा, उनके लिए कुछ चाय की पत्तियां लाने को कहा। रास्ते में मैं लिली से मिला। उसने मेरी बात सुनी कि मैं चाय की पत्तियां ढूंढना चाहता हूं। लड़के ने खुशी खुशी रास्ता दिखाने की पेशकश की, क्योंकि उसे पता था कि सबसे अच्छी चाय की पत्तियां कहाँ मिलती हैं। तो हम दोनों जंगल में गहराई तक चले गए। मैंने दूर से देखा और चिंतित हो गया। जंगल की गहराई एक असुरक्षित बच्चे के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मेरी चेतावनी उसके कानों तक पहुंचती, लिली ने गुस्से से कहा, भागो, और एक पेड़ पर चढ़ गया। मैंने उसे बार बार नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन लिली ने बुदबुदाते हुए स्वीकार किया कि वो कूल बनने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ जानता होने का दिखावा कर रहा था, और अंत में दोनों भटक गए। मैंने धीरे से आ भरी और फिर धीरे से बच्चे को रास्ता खोजने में मदद की। जैसे ही हम रास्ते की तलाश कर रहे थे, लिली ने अचानक एक चूहे को देखा जो मेरी पैंट का बटन कुतर रहा था। ये लिली का परिचित पालतू जानवर था। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि जानवर निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन करेगा। तो वे उसके पीछे भागे और सचमुच थोड़ी देर बाद दोनों सुरक्षित रूप से चर्च लौट आए। पहला दृश्य लिली की माँ का इंतजार कर रहा था। वो आग बबूला हो गई, अपने बेटे को डांटा और फिर उसे कान से पकड़कर अंदर घसीट लिया। मेरे पीछे एक लंबा व्यक्ति दिखाई दिया, पादरी, ठंडे चेहरे वाले लेकिन तीव्र ऊर्जा वाले। उन्होंने मुझे चर्च में चाय और बिस्कुट के लिए आमंत्रित किया। अंदर लिली भी मौजूद थी। तुरंत पादरी ने उससे टोपी उतारने के लिए कहा ताकि वो सम्मानपूर्वक बात कर सके, लेकिन लिली ने इनकार कर दिया। मेहमान को डराने से डरती थी। उसने नहीं सुना और अचानक टोपी छीन ली। चूहे के कान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जिससे लिली को बहुत शर्मिंदगी हुई और वो बस एक छेद में छिप जाना चाहती थी। फिर भी पादरी शांत रहे, उसे शोर न मचाने को कहा और जल्दी से खाना तैयार करने को कहा। जब खाना परोसा गया तो पादरी मेरी ओर मुड़े और मुझे खतरनाक जंगल में सिर्फ चाय की पत्तियां खोजने के लिए जोखिम उठाने के लिए बहुत डांटा, जबकि जीरो के घर के आसपास बहुत सारी उपलब्ध थीं। हालांकि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित भी किया, कहते हुए कि यात्रा करना और अनुभव प्राप्त करना मुझे बढ़ने में मदद करेगा, बजाय इसके कि मैं हमेशा घर पर छिपता रहूं। चर्च से निकलकर मैं होस्ट से मिला। वो मुझे बाहर निकलते देखकर हैरान थी और उसने मेरे मुंह के कोने से लगे खाने के दाग को धीरे से पोंछ दिया, लेकिन मेरी नजरें तुरंत उसके आस्तीन पर लगे खून के धब्बे पर पड़ गईं। हॉर्स ने जल्दी से समझाया कि ये उसका खून नहीं था, बल्कि एक भाड़े के सैनिक का था जब वो जंगल में भेड़ियों को मारने गए थे। वास्तव में उस लड़ाई में हॉर्स्ट इतना डर गई थी कि वो मंत्र पढ़ने में भी असमर्थ थी। एक भाड़े के सैनिक को उसकी रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ा और वो घायल हो गया। असहायता की भावना उसे घेर गई, जिससे हॉर्स्ट रोने लगी। लिली जो वहां से गुजर रही थी, उसने उसे दिलासा दिया और उसे ले गई। लॉक्स क्रिस्टस, जिसने शुरू से अंत तक गुप्त रूप से निगरानी की थी, बाहर आया, मुझे बुलाया और कहा कि किसी को मेरी जादू की शक्ति की जरूरत है। हम तुरंत जीरो के पास पहुंचे, जो भाड़े के सैनिक के खून को रोकने में व्यस्त था, बिना सोचे समझे।
अपने पोते को देखते ही जीरो जादू की शक्ति को फिर से भरने के लिए युवा लड़के को चूमने के लिए दौड़ा और फिर भाड़े के सैनिक को एक उच्च स्तरीय उपचारात्मक जादू से ठीक किया। परिणाम चमत्कारी था। भाड़े के सैनिक का शरीर लगभग तुरंत ठीक हो गया और वो पूरी तरह से हल्का महसूस कर रहा था। लेकिन उसके पहले शब्द आभार के नहीं बल्कि ईर्ष्या के थे। वो जीरो को युवा लड़के के साथ इतना करीब देखकर परेशान था। इस बीच मैं चिंतित था कि हॉस्ट की दुर्घटना के कारण उसे नकारात्मक रूप से आंका जाएगा या नहीं। लेकिन जीरो और भाड़े के सैनिक दोनों ने मुझे आश्वस्त किया कि ये स्कूल से निष्कासन की हद तक नहीं पहुंचेगा। भाड़े के सैनिक ने केवल गंभीरता से निर्देश दिया कि अगली बार उन्हें बेहतर सहयोग करना चाहिए। मुझे लिली की याद आई और उसे एक और मौका देने के लिए उसे जंगल में ले जाने के लिए भागा। जीरो को अब अच्छी तरह से समझ आ गया था कि लूस क्राइस्टास ने एक योजना बनाई थी। अपने पोते को मुझे घर से बाहर निकालने के लिए काम करने का आदेश दिया था। लूस क्राइस्टास ने शिकायत की कि उसे युवा सेबिल का खुद को 4 दीवारों में बंद रखना पसंद नहीं था। लेकिन जीरो और भाड़े के सैनिक को यह सामान्य लगा, कभी कभी जो चाहो वो करना भी खुशी का एक रूप होता है। जब वे अकेले रह गए तो लूस क्राइस्टास ने गंभीरता से पूछा कि जीरो ने मुझसे केवल थोड़ी सी जादुई शक्ति क्यों ली, जबकि स्पष्ट रूप से उसे इससे कहीं अधिक की आवश्यकता थी। जीरो ने उत्तर दिया कि मेरा रिश्तेदार और पर्यवेक्षक होने के नाते वह बहुत अधिक नहीं मांग सकती थी, क्योंकि ये लड़के का शोषण होगा। लूस क्राइस्टास ने चिल्लाकर कहा, यह कहते हुए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीरो बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा। लेकिन जीरो केवल मुस्कुराई, एक हल्की आह भरी। उसके लिए एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीना, बुढ़ापा अनुभव करना और फिर एक दिन अपने प्यार के बगल में मरना ही असली खुशी थी। इस बीच कुडो भी अपने काम में मुश्किल में पड़ गया। वो एक महामारी से बीमार लोगों का इलाज करने के लिए पास के एक गांव में गया। बहुत उत्साहित होकर उसने एक साथ सभी रोगियों को ठीक करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप वो पूरी तरह से थक गया और वहीं बेहोश हो गया। क्लिनिक के प्रमुख को उसे वापस ले जाना पड़ा। जब वो अपने परिचित कमरे में उठा तो कुडोजो अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं था। ने सोचा कि अगला मरीज कौन था। वो नीचे चला गया और अपने दोस्तों से पूरी घटना के बारे में सुना, जिससे वो शर्मिंदा और पश्चाताप दोनों हुआ। हालांकि उसने जल्द ही महसूस किया कि होट ने उससे भी बड़ी समस्याएं पैदा की थीं। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे के साथ जोर जोर से झगड़ा किया। सौभाग्य से लूस क्राइस्टास समय पर दिखाई दी उन्हें सख्ती से याद दिलाया कि यदि वे वास्तव में बार बार होने वाली परेशानियों से बचना चाहते हैं तो उन्हें अधिक मेहनती और जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। अंत में उसने घोषणा की कि अगले दिन पूरे समूह को जीरो से मिलना होगा। अगले दिन में सभी जीरो के घर पहुंचे और तुरंत ही किताबों के विशाल संग्रह से अभिभूत हो गए। जीरो ने समझाया कि कमरे में प्रदर्शित किताबें केवल सामान्य किताबें थीं, बल्कि सभी निषिद्ध किताबें उत्तर में एक गुप्त पुस्तकालय में छिपी हुई थीं। ये सुनकर हर कोई अपना उत्साह नहीं छिपा सका और वहां घूमने की योजना पर चर्चा करने लगा। हालांकि मैंने तुरंत आपत्ति जताई। हाल के युद्ध के बाद उत्तर अभी भी अराजक खंडहरों और आक्रामक राक्षसों से भरा हुआ था। यह स्पष्ट रूप से एक आरामदायक यात्रा के लिए अनुपयुक्त था। वो जगह इतनी खतरनाक थी कि एक अचानक हमला भी जानलेवा हो सकता था। इसलिए मैंने अपने दोस्त की योजना को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला किया। हालांकि होट ने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा, विश्वास करते हुए कि असीम जादू के साथ और समूह के समन्वित हमले और पुनर्प्राप्ति की क्षमता के साथ वे अजय बन जाएंगे। इसके विपरीत कुडो को ज्यादा विश्वास नहीं था। उसकी नजरों में एक जादूगर जिसने अनजाने में अपने ही साथियों पर हमला किया था और जो किसी को बचाने के दौरान बेहोश होने तक आसानी से थक जाता था, वह विश्वसनीय सहारा नहीं हो सकता था। जैसे ही वो तनावपूर्ण माहौल फैला, जीरो अचानक बदल गई। उसने सख्ती से कहा कि उसने होट के लिए एक विशेष पाठ तैयार किया था और जोर देकर कहा कि जब तक वो इस नई जादू में महारत हासिल नहीं कर लेती तब तक वो होट को वापस नहीं जाने देगी। जीरो ने तुरंत होट को खींच लिया, क्योंकि मुझे गलती से शेल्फ पर एक दिलचस्प किताब मिल गई। प्रशिक्षण शुरू हुआ जब जीरो ने होट को ड्रैगन आकार के हमले वाले जादू का अभ्यास करने के लिए कहा। पहले होट ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए जीरो संतुष्ट लग रही थी। इस बार उसने एक नई चुनौती पेश की, जिससे होट को कमरे में मोमबत्तियों को जलाने के लिए एक ही मंत्र का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। होट तुरंत विफल हो गया, कांपते हुए और रोते हुए महसूस किया कि उसके पास इस भारी मंत्र को बनाए रखने के लिए पर्याप्त जादू नहीं था। जीरो ने केवल उतनी ही जादुई शक्ति का उपयोग करके प्रदर्शन किया जितनी होट से अपेक्षित थी, लेकिन कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न किया। उन्होंने प्रभावी ढंग से जादू को नियंत्रित करने और उपयोग करने के तरीके के बारे में अधिक बताने का अवसर लिया। हालांकि उनके व्याख्यान के समाप्त होने से पहले जीरो अचानक गिर गईं। उनमें जादुई शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, जिससे उनके छात्र घबरा गए और उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। मैंने उन्हें ऊर्जा देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी प्रयास बेकार रहा। एक पल के लिए मैंने यहाँ तक कि वही दोहराने के बारे में सोचा जो मैंने पहले किया था, लेकिन जीरो ने सिर हिलाया या कहते हुए कि इस बार ये काम नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने उठने की कोशिश की और घोषणा की कि उन्हें ठीक होने के लिए केवल एक भरपूर भोजन की आवश्यकता है, वह तुरंत फिर से गिर गईं। मैंने उन्हें जल्दी से उठाया। मेरी चिंता भरी प्रतिक्रिया ने जीरो को उनके भाई की याद दिला दी। मैंने उन्हें कमरे में पहुंचाया, कई बार जादुई शक्ति प्रसारित करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। जीरो ने मुझे धीरे से रुकने के लिए कहा, क्योंकि अगर वो वास्तव में चाहती तो मेरी जादुई शक्ति को सोखना आसान होता।
हालांकि मेरी नज़र जीरो की आंखों पर रुकी जो बिल्कुल उनके भाई जैसी दिखती थीं। मैंने अनजाने में पूछ लिया कि क्या वो मेरी माँ के बारे में कुछ जानती हैं, लेकिन जीरो ने उत्तर दिया कि वो मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं जानती। हालांकि मेरे पिता के बारे में वह किसी और से बेहतर जानती थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई पिता होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं और कुछ पूछ पाता जीरो ने मुझे उस किताब की ओर निर्देशित किया जिसे मैं पुस्तकालय से लाया था। जब मैंने जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल में जाने और अध्ययन के लिए किताब का उपयोग करने का इरादा व्यक्त किया तो जीरो हंसे कहते हुए कि यह बेहद मुश्किल होगा क्योंकि उसमें लिखी लिखावट अस्त व्यस्त और मुश्किल से पढ़ी जाने वाली। हालांकि मुझे ये पूरी तरह से सामान्य लगा और मैंने इसका अधिकांश भाग समझा भी, क्योंकि मेरी अपनी लिखावट भी खराब नहीं थी। मेरे पिता एक दुर्लभ प्रतिभा थे और उस किताब के रहस्य शायद केवल मैं ही समझ सकता था। भाड़े के सैनिक ने फिर जल्दी से खाना पहुंचाया। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा उन्होंने तुरंत मुझे जीरो को समय पर वापस लाने के लिए धन्यवाद दिया, अन्यथा स्थिति और भी खराब हो सकती थी। मुझे बिल्ली की मदद के लिए जादू की शक्ति नहीं दे पाने का पछतावा था, लेकिन जीरो ने तुरंत इसे महसूस कर लिया और मुझे कुछ महत्वपूर्ण बताने का फैसला किया। उसने सीधे मुझसे पूछा कि क्या मैं जादू की शक्ति देने वाला बनना चाहता हूँ या एक सच्चे जादूगर के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। अगर मैंने सिर्फ पहला विकल्प चुना होता तो इस गांव में मेरे आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता। जीरो ने मुझे ध्यान से सोचने की सलाह दी। मैं लिली के साथ किताब लेकर जंगल में गया। हम दोनों चलते चलते अध्ययन कर रहे थे और मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि किताब में बहुत कीमती ज्ञान भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद हमें भेड़ियों द्वारा हमला किया गया एक हिरण का शव मिला। इससे पहले कि हम कहीं और देख पाते हमारे सामने लाल फूलों का एक जंगल आ गया। ये वही प्रजाति थी जिसकी हम तलाश कर रहे थे। लिली अपनी खुशी छिपा नहीं सकी और तुरंत फूलों के जंगल में भाग गई। जबकि मुझे स्वाभाविक रूप से बेचैनी महसूस हो रही थी, एक बुरा शक मेरे दिल की धड़कन तेज कर रहा था और सचमुच में सही था। फूलों के जंगल से एक अजीब जीव निकला। मैंने लिली को नीचे लेटने के लिए चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने अपनी शक्ति को संकुचित किया और तीरों की बारिश की तरह कांटों की एक श्रृंखला निकाल दी। मुझे कई जगहों पर चोट लगी थी, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा डराने वाली थी वह ये थी कि लिली को भी गंभीर चोट लगी थी। वो बेहोश होकर गिर गया, उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। मैंने उसे ठीक करने के लिए एक मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह मैं सफल नहीं हो सका। निराशा में मैं केवल लिली को गले लगाकर गांव की ओर भागा। असहनीय दर्द ने मेरी चेतना को धुंधला कर दिया। मैंने खुद को लापरवाही से अभ्यास करने और दूसरों पर निर्भर रहने के लिए दोषी ठहराया। उस निराशा में मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। ये लूडेन के जादुई कौवे के माध्यम से लुक्स क्रिस्टस की आवाज थी, जिसने मुझे ढूंढ लिया था। लुक्स क्रिस्टस ने मुझे हार न मानने का आदेश दिया, आगे बढ़ते रहने को कहा, क्योंकि जीरो रास्ते में आ रही थी। अगर मैं जल्दी करता तो लिली के बचने की उम्मीद थी। मैंने अपने दांत पीसकर खुद को उठाया और अपने बाकी बचे हुए बल का प्रयोग करके गांव की ओर भागा। आखिरकार मैं जीरो और भाड़े के सैनिकों से मिला। मैं रो पड़ा, लिली को ठीक न कर पाने के लिए लगातार माफी मांगता रहा। भाड़े के सैनिकों ने मुझे दिलासा दिया, कहा कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। लॉक्स क्रिस्टास भी तुरंत पहुंचे। उन्होंने जीरो से जोर देकर कहा कि वो लड़के को बचाने के लिए अपने खून का उपयोग करे। बिना किसी हिचकिचाहट के लॉक्स क्रिस्टास ने अपना हाथ काट लिया ताकि खून बहने लगे और जीरो ने तुरंत उच्च स्तरीय उपचार जादू का इस्तेमाल किया। इसकी बदौलत लिली मौत के जबड़े से बच गई। उन्होंने एक क्लिनिक में एक साथ यात्रा की। कूडो ने उनका इलाज करने की जल्दी की, लेकिन वो भी थक गया था। मैंने राक्षस का वर्णन किया, जिससे लॉक्स क्रिस्टास को तुरंत पता चल गया कि ये राक्षसों द्वारा बनाया गया एक प्रकार का जानवर था। ये आमतौर पर शिकार को फंसाने के लिए जानवरों के शवों का रूप धारण करते हैं, फिर रक्त को चूसने के लिए डंक का उपयोग करते हैं और फिर एक नए रूप में विकसित होते हैं। इन्हें सिरिंज फूल कहा जाता है। आमतौर पर वे केवल उत्तर में पाए जाते हैं, लेकिन इस बार उन्हें दक्षिण में देखा गया था। यह स्पष्ट है कि कोई जानबूझकर खतरा फैला रहा है। जीरो ने तुरंत कूडो और भाड़े के सैनिक को जांच के लिए भेजा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला उन्होंने होल्डे को रास्ता रोकते हुए पाया, कहते हुए कि वो स्थिति की जांच करने आया है। इसके बाद वे पुजारी से मिलने के लिए चर्च गए। अफवाह थी कि कोई पुराने तबाही के अवशेष इकट्ठा कर रहा है, उन्हें ऊंचे दामों पर ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। हालांकि कोई सबूत नहीं था। जंगल में राक्षस की उपस्थिति ने इस अफवाह को और संदिग्ध बना दिया। पुजारी ने लिली को जांच में साथ ले जाने का फैसला किया, जबकि भाड़े के सैनिक को आसपास के गांव में चेतावनी देने जाना था, लेकिन अगर वे दोनों एक साथ जाते तो गांव की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। अंत में स्थान की रक्षा का जिम्मा होल्डेम को सौंपा गया, भले ही वो अनिच्छुक था। इस बीच जीरो ने अप्रत्याशित रूप से भाड़े के सैनिक के साथ जाने की मांग की। उन्होंने उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि उसकी जादुई शक्ति समाप्त हो गई थी और अब साथ जाने से केवल बोझ बढ़ेगा। लेकिन भाड़े के सैनिक को जीरो को साथ ले जाने के लिए झुकना पड़ा। कुछ देर बाद वेयरवॉल्फ अस्पताल पहुंचा और शिकायत करने लगा कि उसे केवल जांच का काम सौंपा गया था, लेकिन उसे गांव की सुरक्षा का अतिरिक्त काम करने के लिए अनिच्छा से मजबूर किया गया। ये कहने के बाद उसने छात्रों को भगा दिया ताकि वो अकेले लॉक्स क्रिस्टस के साथ रह सके।
उस समय लॉक्स क्रिस्टस ने उससे स्पष्ट रूप से बताने का आग्रह किया, क्योंकि उसके गांव में प्रकट होने का समय और राक्षस के पाए जाने का एक अविश्वसनीय संयोग था। लेकिन अगर उसका इरादा गांव को नष्ट करने का होता तो वो शुरू से ही ऐसा कर देता कि घुमा फिरा कर। फिलहाल लॉक्स क्रिस्टस ने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। जब वेयरवॉल्फ ने पूछा कि क्या उसके पास मलबे से निपटने का कोई तरीका है, क्योंकि वो एकमात्र जादूगरनी थी जिस पर उसके मालिक को भरोसा था। उन शब्दों ने लॉक्स क्रिस्टस की बचपन की एक दोस्त की यादें ताज़ा कर दी, जिसने सभी की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह व्यक्ति भी उसे गांव की सुरक्षा के मिशन को जारी रखने के लिए चाहेगा। लॉक्स क्रिस्टस ने मिशन स्वीकार कर लिया, लेकिन फीस मांगना नहीं भूली। वेयरवॉल्फ ने जवाब दिया कि वो उसे खाली किताब पढ़ने की अनुमति के लिए प्रधानाचार्य से पूछेगा, जिससे लॉक्स क्रिस्टस खुश हो गया। जंगल में हुई घटना के बाद मैंने एक सच्चा जादूगर बनने का फैसला किया और अभ्यास करने का संकल्प लिया। मैंने 2 दोस्तों से मुझे जादू सिखाने के लिए कहा और बदले में मैं उनकी जादुई शक्ति को बहाल कर दूंगा। दोनों सहमत हुए। खासकर होली ने चुंबन के माध्यम से जादुई शक्ति चार्ज करने की इच्छा व्यक्त की। मैं अभी भी भोलापन से इनकार कर रहा था। ठीक उसी समय वेयरवॉल्फ एक सराय की तलाश में पास से गुजरा और मैंने उसे वहां ले जाने के लिए सहमति दे दी। वेयरवॉल्फ ने शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसे एक युवा लड़की के साथ सराय में जाते हुए पकड़ा गया तो गांव की आबादी जल्द ही बढ़ जाएगी। शेष 3 लड़कियों ने गंभीरता से प्रधानाचार्य से शिकायत करने की मांग की, दावा करते हुए कि वो एक विकृत संरक्षक था। इस बीच एक चाचा दिखाई दिया जो मुझसे निजी तौर पर बात करना चाहता था। इस चाचा को पता था कि मैं उसके बेटे की चोट का कारण नहीं था और उसने लिली को बचाया भी था, फिर भी वो नहीं चाहता था कि मैं उसके बेटे के करीब जाऊं। बोलकर वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया। उसी समय मुझ पर अचानक पीछे से हमला हुआ। हमलावर कोई और नहीं बल्कि वही क्रूर न्यायाधीश था जिससे हम जंगल में मिले थे। उसने मेरा गला घोंट दिया, मुझे बेहोश कर दिया, मेरे सिर पर बोरी डाल दी, मुझे घोड़ा गाड़ी में फेंक दिया और अंधेरे जंगल में दौड़ा दिया। अंधेरे में मैंने एक महिला की आवाज सुनी जिसने पूछा कि मैं कब तक अपना असली रूप छिपाऊंगा। दबी हुई भयानक यादें वापस आ गईं। मैंने अपनी माँ को मुझे अलमारी में छिपाते हुए देखा और मुझे उस चुड़ैल के पास न जाने की सख्त हिदायत दी, जिसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी थीं, क्योंकि वो सब कुछ चुरा लेगी। मेरी माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन अचानक एक धमाके ने पूरे घर को हिला दिया। शक्ति की भूखी एक चुड़ैल प्रकट हुई और चिल्लाकर मुझे बाहर आने के लिए कहा, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। मैं अलमारी से बाहर आया, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ा। सीधे मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार डाला, जिससे मेरे युवा मन को आघात लगा। उसने मुझे पकड़ लिया, मेरा जादू चुराने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरे सीने से होकर मेरे जादू को सोखने के लिए अपना हाथ डाला, लेकिन जैसे ही उसने पर्याप्त सोख लिया, मुझे बाहर धकेलने से पहले मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे शक्ति की सीमा पार हो गई और वो पलट गई। वो छटपटाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर मिट्टी की तरह पिघल गया। मैं चिल्लाया, दुस्वप्न से बाहर निकला, लेकिन शोर मचाने के कारण न्यायाधीश ने मुझे तुरंत थप्पड़ मारा। उसने मुझे सूचित किया कि इस बार आदेश जीवित पकड़ना था, इसलिए वो मुझे अपनी इच्छानुसार यातना नहीं दे सकता था। उसी समय दूर से एक आवाज आई, क्योंकि कुडो और हाट घोड़ों पर उनकी ओर आ रहे थे। वे दोनों मेरे सामने कूद पड़े और न्यायाधीश को वहां देखकर उन्हें लड़ना पड़ा। कुडो ने अपनी पूंछ काट दी और हाट को बुलाने के लिए एक माध्यम के रूप में दे दी। हाट ने बिना मंत्र पढ़े जादू से सफलतापूर्वक एक नीला ड्रैगन बुलाया। ड्रैगन सीधे न्यायाधीश की ओर लपका, जिससे वह हैरान हो गया, जबकि नीली आग ने मुझे चोट पहुंचाए बिना बंधनों को भी काट दिया। न्यायाधीश प्रतिघात की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं करीब आ गया। उसे तुरंत मरने से बचने के लिए शांत रहने की धमकी दी। इस बीच लुक्स क्रिस्टस जंगल में राक्षस के मलबे को साफ करने में व्यस्त थी। उसने लुडेन को कार्रवाई करने का आदेश दिया। जबकि वो आराम से देख रही थी, लुडेन हर जगह फैल गए नुकीले टुकड़े इकट्ठा कर रहा था और उन्हें निगल रहा था। वापस जाते समय उसे एक आदमी मिला जिसका चेहरा मधुमक्खियों के डंक से विकृत हो गया था, तो वो उसे गांव ले आई। रास्ते में उसने द्वार पर बेहोश पड़े वेयरवॉल्फ को देखा, उसे जगाया और पूछा क्यों। उसे याद आया कि किसी ने मुझे अपहरण की खबर दी थी। 2 छात्रों ने तुरंत बचाव के लिए जाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उस पर एक नींद का मंत्र चलाया गया और वो रास्ते में ही गिर गया। वो चिंतित था कि छात्र खतरे में है, लेकिन शिक्षक ने सब कुछ पहले ही सोच लिया था, कहते हुए कि ये निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक की योजना थी ताकि छात्रों की अनुकूलन क्षमता की जांच की जा सके। वेयरवॉल्फ को ये स्वीकार करना पड़ा। हालांकि वह चिंतित था, क्योंकि इस बार इस्तेमाल किया जाने वाला व्यक्ति क्रूर न्यायाधीश था। लड़ाई में वापस न्यायाधीश ने अपने लोहे के सिर से मुझ पर प्रहार किया, जिससे मेरे सिर पर एक गांठ आ गई और कई और भारी प्रहार किए, जिससे मेरे दोनों हाथ दुखने लगे, जबकि बाकी 2 भी नीचे गिर गए। ये देखकर उसे विश्वास था कि मिशन सफल हो गया है, क्योंकि इस स्तर की चोटों को अभी भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके हथौड़ा पकड़ने वाले हाथ को काट दिया गया और उसके शरीर को कहीं से भी दिखाई देने वाले धागों से कस लिया गया। उसे एहसास हुआ कि ये उस अंधे पुजारी की तकनीक थी जिसे गांव छोड़ना पड़ा था। पुजारी अंधेरे से निकलाया, समझाते हुए कि चर्च में चूहे ने उसे सूचित किया था, इसलिए वो समय पर लौट आया था। उसने सभी तेल के दीपक बुझा दिए और जब चांद ढक गया तो उसने अपनी आंख पर पट्टी खोल दी
पुजारी ने क्रूरता से काम लिया। न्यायाधीश के दोनों पैर काट दिए, ये कहते हुए कि उन्हें अभी भी जादू से बहाल किया जा सकता है। जीरो और भाड़े का सैनिक तुरंत दौड़े इस डर से कि पुजारी दुश्मन को टुकड़ों में नहीं काट देगा, लेकिन सौभाग्य से उसने समय पर रोक दिया। लुक्स क्रिस्टस और वेयरवॉल्फ भी दिखाई दिए। उन्होंने छात्रों को बुरी तरह पीटा हुआ देखा। जीरो ने गुस्से में वेयरवॉल्फ से पूछताछ की, जिससे वो डर गया और शिक्षिका के पीछे छिप गया। जीरो ने धमकी दी कि या तो वो सच बताएगा या उसे सजा का सामना करना पड़ेगा। अंत में वेयरवॉल्फ को स्वीकार करना पड़ा कि जज को मौत की सजा से बचने के लिए एक छात्र को जीवित वापस लाने का काम सौंपा गया था, जबकि वास्तविक उद्देश्य गांव की चुड़ैलों को बचाने की क्षमता का परीक्षण करना था। हर कोई अपनी अक्षमता के लिए वेयरवॉल्फ को दोष देने लगा, लेकिन जीरो ने इशारा किया कि गांव की सुरक्षा में खामियां बहुत स्पष्ट थी। यही वजह है कि जज इतनी आसानी से घुसपैठ कर सका। भाड़े के सैनिक और पुजारी ने मूल्यांकन किया कि गांव में लड़ाकू बल अभी भी बहुत कम है और एक बार बिखरे हुए यह और अधिक कमजोरियों को उजागर करेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि चुड़ैलें इसमें फंस गई हैं और यदि वे उनकी रक्षा नहीं कर सके तो उनकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। इस बीच वेयरवॉल्फ को जीरो द्वारा जज का उपयोग करने का विचार आया। जज ने कड़ा विरोध किया, कहते हुए कि यह समझौते से परे था, लेकिन वेयरवॉल्फ ने धमकी दी कि उसने पहले ही अपना वादा तोड़ दिया था, इसलिए यदि वो जीना चाहता है तो उसे पालन करना होगा। जीरो ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब इस बारे में छात्रों को सूचित किया गया तो तुरंत तीखी प्रतिक्रिया हुई। लड़की ने जोर देकर कहा कि जज अविश्वसनीय है और उसे मौत की सजा की मांग की। जीरो ने जवाब दिया कि अगर वो सचमुच बदला लेना चाहती है तो वो उसे पा सकती है, लेकिन नफरत केवल एक दुष्चक्र पैदा करेगी। जज ने कई अपराध किए थे, लेकिन अब गांव की रक्षा करके खुद को भुनाने का मौका है। हालांकि लड़की अभी भी इस बात से नाराज थी कि उसने इतने सारे लोगों को मार डाला था। पुजारी ने हस्तक्षेप किया, कहते हुए कि जब वो चर्च में सेवा करता था तो उसने आदेशों पर अनगिनत लोगों को भी मार डाला था और रुइज लुडेन ने भी अनगिनत जीवन निगल लिए थे। सबके दबाव में वो रो पड़ी, लेकिन अंततः इस शर्त पर सहमत हो गई कि जज को 2 बाघ भाइयों की निगरानी में रहना होगा और वो स्वयं उस दौरान उसे कमान करने का अधिकार रखेगी। अगले दिन गांव छोड़ने से पहले वेयरवॉल्फ ने लुआस क्रिस्टस की उत्तर में वर्जित पुस्तकालय जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे अभी भी इस यात्रा के दौरान छात्रों की निगरानी करनी थी। वेयरवॉल्फ अनिच्छा से चला गया। जब लॉक्स क्रिस्टस वापस आई तो उसने मुझे और हार्ट को बात करते सुना। मैंने कहा कि मेरी यादें वापस आ गईं हैं, हालांकि वे सुखद नहीं थीं और अभी भी अजीब लग रही थीं। इसके अलावा याद करने से ज्यादा मदद नहीं मिली। अनंत नकारात्मक अहंकार के साथ मुझे मानव भावनाओं को समझना मुश्किल लगता है, खासकर प्यार। मैंने उल्लेख किया कि किसी ने कहा था कि हार्ट मुझे पसंद करता है, जिससे हार्ट का चेहरा लाल हो गया। मैंने फिर उत्सुकता से पूछा कि प्यार कैसा लगता है, और हार्ट ने जवाब दिया कि जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उनके लिए खास बनना चाहते हैं। मैंने भोलापन से कहा कि उस मामले में हार्ट मेरे लिए भी खास है, जिससे हार्ट को एहसास हुआ कि मैंने गलत समझा है। फिर मुझे अचानक याद आया और मैंने कहा कि शायद मैं लॉक्स क्रिस्टस को ज्यादा पसंद करता हूं, जिससे हार्ट थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने मुझे धैर्यपूर्वक सलाह दी। हार्ट ने सुबह की जादुई शक्ति को चार्ज करने के लिए कहा, लेकिन भयानक यादों ने मेरे हाथों को जकड़ लिया। मैं भ्रमित होकर जीरो को खोजने के लिए भाग गया। जीरो के घर पर मुझे सांत्वना मिली और चाय पीने के लिए आमंत्रित किया गया। मैंने समझाया कि मेरी यादें वापस आ गई हैं, हालांकि मुझे नहीं पता क्यों। जीरो को लगा कि यह खतरनाक है, लेकिन यह भी सबूत है कि मैं धीरे धीरे परिपक्व हो रहा हूं, अब एक खाली खोल नहीं। जीरो ने मुझे अपनी यादों का सामना करने और दूसरों की रक्षा के लिए मजबूत बनने की सलाह दी। मैंने अपनी माँ की चेतावनी भी बताई कि मुझे अपनी जैसी आंखों वाली चुड़ैल से दूर रहना चाहिए। जीरो मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने सच बताया। ये विशेष आंखें उसकी माँ से विरासत में मिली थीं, जो संख्या 13 का पिता भी था। वो व्यक्ति स्वयं संख्या 13 की चुड़ैल थी, जीरो का भाई। जीरो ने समझाया कि उनमें से संख्या 13 एकमात्र जीवित रिश्तेदार था, क्योंकि वो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। मेरा जन्म शुरू में उसके लिए तैयारी के लिए हुआ था, क्योंकि जीरो की जादुई शक्ति खत्म हो रही थी। संख्या 13 मेरी माँ के पास आया, अपने खून का इस्तेमाल करके एक असीम जादुई शक्ति वाला बच्चा बनाया। उसने वो शक्ति जीरो को सौंपने का इरादा किया, लेकिन मेरी माँ ने ये पता लगा लिया और बच्चे के साथ भाग गई। जीरो को अपराध बोध हुआ, लेकिन मैंने उसे दिलासा दिया, ये कहते हुए कि उसके कारण ही मेरा जन्म हुआ। इससे जीरो हंस पड़िया, कहते हुए कि मैं नंबर 13 की सबसे प्यारी विरासत थी। मैं अपने पिता के बारे में और जानना चाहता था और जीरो ने मुझे बताया कि वो हद से ज्यादा तर्कसंगत था। जादूगर की दुनिया में एक युद्ध छेड़ने के कारण मुझे वो सुबह याद आई जब मैंने होठ के साथ अपनी जादू शक्ति साझा करने में झिझक महसूस की थी, या डर से कि वो मर जाएगी। मैंने फैसला किया कि मैं कम से कम इंटर्नशिप के अंत तक एक जादू शक्ति प्रदाता बनूंगा, फिर जीरो से प्रशिक्षण का अनुरोध करूंगा। जीरो सहमत हो गई और जादू शक्ति के संचार का अभ्यास शुरू कर दिया। जैसे ही मैं जादू शक्ति स्थानांतरित करने के लिए उसका हाथ पकड़े हुए थी, मैंने एक चीख सुनी, लेकिन जीरो ने मुझे विचलित नहीं होने दिया, याद दिलाते हुए कि मुझे अपने साथियों की मदद करने से पहले खुद को नियंत्रित करना होगा। इस बीच लुक्स क्रिस्टस नदी के किनारे बैठी मेरे बारे में मेरी बात को भूलने की कोशिश कर रही थी। होठ अचानक उसके पीछे आ गई और वो बात दोहराई। लुक्स क्रिस्टस डरकर नदी में गिर गई, फिर उसे कहा कि वो बेकार की बातें न करे।
होट ने चिंतित होकर पूछा कि क्या वो भाग जाएगी, क्योंकि उसने सुना था कि यदि कोई जादूगर किसी छात्र से प्रेम प्रस्ताव प्राप्त करता है तो वो दूरी बनाए रखेगी। वास्तव में लूक्स क्रिस्टस ने जाने का इरादा किया था, लेकिन होट ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी, जिससे वो वादा करने को मजबूर हो गई कि वो इंटर्नशिप के समाप्त होने तक कहीं नहीं जाएगी। अस्पताल से आई चीख ने उन्हें तुरंत वहां पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कुडो को घायल देखा और न्यायाधीश लड़के को जंगल से बचाए गए बच्चे पर हावी होते देखा। होट चिल्लाई और उसे छोड़ने के लिए कहा और उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। बच्चे ने एक नुकीला टुकड़ा पकड़ा और लूक्स क्रिस्टस पर झपटा, लेकिन उसने शांत होकर उसका असली नाम पुकारा, फिर उसे बिस्तर से बांध दिया। कुडो को संदेह था कि उसे चर्च ने भेजा है। ठीक उसी समय एक महिला दिखाई दी। लूक्स क्रिस्टस की पूर्व शिक्षिका मरी जॉन दोनों न्यायाधीश और बच्चे के लिए दोपहर का भोजन लाई। इससे लॉक्स क्रिस्टस को विश्वास हो गया कि चर्च ने बच्चे का इस्तेमाल सिर्फ गांव में नफरत भड़काने के लिए किया है। जब वे चर्चा कर रहे थे, लाल बालों वाली महिला ने जल्लाद को सबक सिखाया। उसे परवाह नहीं थी, बस अपने लक्ष्य को हटाना चाहता था। जब उसने उसे गला घोटने की धमकी दी तो वो शिक्षिका की लाठी से टकरा गया और पीछे हटना पड़ा। इसके बाद लाल बालों वाली महिला ने उसे गांव का दौरा कराया। किराए का सैनिक भी आया और ये देखकर कि हमलावर केवल एक बच्चा था, उसने उसे प्रताड़ित नहीं किया। कुडो ने कड़ा विरोध किया, लेकिन किराए के सैनिक ने पूछताछ पुरोहित को सौंप दी। जब पुरोहित बच्चे से पूछताछ करने वाला था तो उस पर अचानक हमला हुआ, लेकिन वह बाल बाल बच गया। पता चला कि बच्चा जाग गया था और सब कुछ सुन लिया था। पुरोहित ने उसे अंधेरे में जवाब देने को कहा, झूठ का पता लगाने के लिए चेहरे के भाव और सांस पर भरोसा करते हुए, लेकिन अंत में वे कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं निकाल सके। लॉक्स क्रिस्टस ने निष्कर्ष निकाला कि चर्च के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल होना चाहिए। युद्ध को गुप्त रूप से भड़काने के लिए विनाश के अवशेषों का उपयोग मोहरे के रूप में किया जा रहा है, इसलिए उन्हें अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। होट ने दरवाजे के बाहर सब कुछ सुना और इस बात से खुश नहीं थी कि वयस्कों ने अपने निर्णय खुद लिए। वो गांव में घूमती रही, फिर स्कूल गई और देखा कि जल्लाद बच्चों को टोकरी बुनना सिखा रहा है। शिक्षिका ने समझाया कि यह सिर्फ एक मछली पकड़ने का जाल था, लेकिन होट के लिए वर्षों पहले की भयावह यादें और आग का सागर वापस आ गया, जिससे उसे चोट लगी और उसने चौकस रहने का फैसला किया। बच्चों को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। होट ने कहा, यह दावा करते हुए कि गांव वाले किसी से भी नहीं डरते। इस बीच कुडो को लिली के चूहे से एक संदेश मिला कि बच्चे को वीनास ले जाने में देरी हुई है, जिससे वो निराश हो गया और बच्चे को बाहर ले जाने का फैसला किया। बच्चे ने शिकायत की कि वो एक नायक के रूप में मर सकता था और अपना नाम इतिहास में लिख सकता था, लेकिन अंत में उन्होंने उसे जीवित रहने दिया। वो हमेशा मानता था कि दुष्ट जादूगर और पतित शो मानव वे जीव हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। इसलिए जब उसे एहसास हुआ कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी उसने सोची थी तो उसकी निराशा और भी बढ़ गई। इतने कम उम्र में उसकी विकृत विश्व दृष्टि को देखकर मुझे दया और दुख दोनों महसूस हुए। फिर मैं उसे चर्च ले गया और उसे लिली द्वारा तैयार भोजन खिलाया। वो इतना स्वादिष्ट था कि वो उसका आदी हो गया। हालांकि जब मैंने लिली की टोपी उतारी और खुलासा किया कि उसने अभी अभी एक चूहे द्वारा पकाया गया भोजन खाया है तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। लिली घबरा गई और बार बार माफी मांगती रही, जिससे उसे भी उस पर अशिष्ट होने का अपराध बोध हुआ। फिर मैं उसे आराम करने के लिए एक साफ शांत कमरे में ले गया, लेकिन वो अभी भी संदिग्ध था। सोच रहा था कि चर्च के लोग उसे जानबूझकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि जादूगर और पतित जानवर दुष्ट राक्षस हैं। उस शाम मैंने जीरो को यह बताने के लिए उत्साह से संपर्क किया कि मैंने सफलतापूर्वक अभ्यास किया था और प्रकाश की रोशनी का बहुत कुशलता से उपयोग कर सकता था, यहाँ तक कि एक ही समय में प्रकाश को विभिन्न आकृतियों में विभाजित भी कर सकता था। मेरे दोस्त चारों ओर इकट्ठा हुए और बहुत उत्साहित थे। हर कोई इसे स्वयं आजमाना चाहता था, इसलिए उन्होंने लुडेन की छड़ी उधार मांगने के लिए कहा ताकि प्रयोग किया जा सके, क्योंकि सीधे उन पर प्रयोग करना बहुत खतरनाक होगा। लॉक्स क्रिस्टस ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की, क्योंकि वो प्रगतिशील महत्वाकांक्षाओं वाले लोगों को महत्व देती थी। इस बीच मैंने अचानक स्वीकार कर लिया कि मैं उससे प्यार करता हूं और उससे शादी भी करना चाहता हूं। अप्रत्याशित प्रस्ताव ने 300 वर्षीय महिला को पल भर में एक शर्मीली 17 वर्षीय लड़की में बदल दिया। उसे लगा कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूं। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे कहा कि उसने जो सुना है उसे अनसुना कर दे, लेकिन दिल में कहना आसान था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे अनसुना किया जा सके। चर्च उस लड़के को ब्रेन वॉश करने और उसे जादूगरों के खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। एक बुरे सपने से जागने पर उस लड़के को हॉर्ट ने गांव के बच्चों के साथ मछली पकड़ने के लिए आमंत्रित किया। वे पूर्वी तट पर पहुंचे और लड़के ने हॉर्ट से पूछा कि वे क्रूर न्यायाधीश जैसे व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। हॉर्ट ने केवल इतना कहा कि विश्वास को एक एक करके साबित करना होगा। खुद उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, लेकिन वो उसे एक मौका देने को तैयार थी जब तक कि लड़का किसी को नुकसान न पहुंचाए। लड़का जो पहले से ही भ्रमित था, उसके पेट की गड़गड़ाहट से उसका विश्वासघात हो गया, जिससे पूरा समूह हंस पड़ा। लेकिन उसकी आंखों में और भी बहुत कुछ सूझ रहा था। कहीं और लुईस क्रिस्टस अचानक जाग गई। अपने पोते को कहीं से भी उसके कमरे में घुसने से चौंक गई। मैं केवल एक प्रयोग करना चाहता था और आपको ये बताना चाहता था कि मैंने कल अपने पिता की पुस्तक के ज्ञान का उपयोग करके एक औषधि बनाई थी।
लुईस क्रिस्टस ने देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं समझा, बल्कि उसके पोते ने सब कुछ समझा। ये जानने के बाद कि लेखक 13वां भाई हेलुइस क्रिस्टस ने तुरंत बहुत कुछ समझ लिया। उसे और भी आश्चर्य हुआ कि मैंने स्वीकार किया कि वो मेरा पिता था, लेकिन सदी के सबसे बड़े खलनायक के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मुझे केवल औषधि के सूत्र में रुचि थी जिसमें जादू था, क्योंकि यदि ये सफल रहा तो ये उपयोगकर्ता के जादू को बहाल कर देगा। यही कारण है कि मैंने लुडेन के कर्मचारी को उधार लेने पर जोर दिया। मैंने औषधि की एक बूंद को कर्मचारी के कोर में डाली और वो तुरंत तेज चमक उठा। लुडेन ने फिर टेस्ट ट्यूब पकड़ ली, उसे पी लिया और खुशी से नाचने भी लगा। लुईस क्रिस्टस ने कर्मचारी को छुआ और पाया कि उसमें 2 जादूगरों के बराबर जादू था, जिससे मैं चकित रह गया, क्योंकि औषधि बनाते समय मैंने जानबूझकर उसकी शक्ति को दबा दिया था। मैंने और औषधि बनाने का फैसला किया, लेकिन यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि मैं युवा शिक्षक से शादी करने के लिए प्रयास करता रहूंगा। लुईस क्रिस्टस मेरी निरंतरता से उलझन में थी और ध्यान केंद्रित करने के लिए मुझे चतुराई से बाहर निकालने में सक्षम थी। उस समय कूड़ो के पास नदी के किनारे हॉट के साथ बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। उस क्रूर न्यायाधीश ने यह देखकर अपने कष्टदायक बचपन को याद किया, एक पिता के अत्याचारों के तहत रहते हुए जिसने उसे एक शिकारी के रूप में जीवित रहने के लिए जाल बिछाना सिखाया था। एक बार एक रईस ने उनके पिता और पुत्र को भागने वाले गुलामों के लिए जाल बिछाने, यातना देने और शिकार करने के लिए काम पर रखा था। बाद में न्यायाधीशों के संघ के सदस्यों ने उस रईस को मार डाला और उसे चर्च की जादूगर विरोधी सेना में भर्ती कर लिया। वर्तमान में लौटकर उसने हॉट से बात की। वह उत्तर से आई थी, जिसका घर जादूगरों द्वारा तबाह कर दिया गया था। फिर भी उसने उनके साथ शांति से रहने का फैसला किया। जैसे ही हॉट बच्चों के साथ खेल रही थी, हॉट पास आई और कहा कि वो युवा शिक्षक से प्यार करने लगी है। ठीक उसी क्षण उन्होंने एक लाश की तरह नदी से उतरते हुए लड़के को देखा। जज ने तुरंत खतरा महसूस किया और सभी को दूर रहने के लिए चिल्लाया। इसके तुरंत बाद लड़के का पेट फट गया और अंदर से दांतों से भरा एक विशाल मुंह निकल आया। जज दौड़ा और राक्षस को लात मारी, उसे मुक्का मारकर मारने का इरादा रखते हुए, लेकिन उसके बजाय 2 ब्लेड जैसे उपांग बाहर निकले और उसके हाथ काट दिए। फिर उसने युवा शिक्षिका को कसकर गले लगा लिया और नदी से बाहर कूद गया। होट ने निद्रा जादू का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस अप्रभावित रहा, शायद इसलिए कि लड़का पूरी तरह से बेहोश था। कई भयानक मुंह उसके शरीर पर बढ़ते रहे। जज को एहसास हुआ कि लड़का जो कुछ भी वहन कर रहा था वो सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि चरमपंथी गुट का एक मृत्यु सैनिक था। उसने सभी को भाग जाने के लिए कहा और कहा कि वो इसका सामना करेगा, लेकिन हॉट जानता था कि वो पर्याप्त मजबूत नहीं है और उसके पास कोई हथियार नहीं है। उसने बच्चों को विचलित न करने के लिए बहादुरी से बच्चों को दूर ले जाया। जैसे ही राक्षस पास आया, हॉट ने जज से उसे कसकर पकड़ने के लिए कहा ताकि वो मंत्र का पाठ कर सके। जज ने जान जोखिम में डालकर उसके 2 ब्लेड जैसे उपांगों को जकड़ लिया, दूरी बनाए रखी, लेकिन फिर भी उसे आर पार कर दिया गया। जब तक होट ने लंबा मंत्र पूरा किया, जज ने अपना एक पैर गंवा दिया था। जादू ने राक्षस को घेरने वाली 4 पत्थर की दीवारें खड़ी कर दी, लेकिन उसे रोकने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। कोई विकल्प न होने के कारण उन्हें लड़के और राक्षस दोनों को मारना पड़ा। जज खुद को शील्ड करने के लिए दौड़ा। होट अभी भी झिझक रही थी, लेकिन कूडो ने निर्णायक रूप से अपने पूंछ को अंतिम आह्वान के लिए काट दिया। लंबे मंत्र ने सभी को चिंतित कर दिया, जबकि जज को लगा कि उसे छोड़ दिया गया है। सौभाग्य से कूडो ने उसे ठीक करने के लिए कुछ मानवता बरकरार रखी। सब कुछ खत्म हो गया था, सोचकर राक्षस के जले हुए अवशेषों से सैकड़ों वीन्स फ्लाई ट्रैप जैसे जीव बाहर निकले, जिससे सभी दहशत में आ गए। जज ने इतना खून बहा दिया था कि वो भाग नहीं सका। 2 बच्चों को उसे सहारा देना पड़ा। अचानक उसने कुछ महसूस किया, दोनों के सिर जमीन पर दबाए और उन्हें चुप रहने को कहा। लूक्स क्रिस्टस प्रकट हुआ। उन्हें लुडेन को हल्का भोजन कराया और उसने अपने दांतों से भरे मुंह को खोलकर उन सभी दुर्भाग्यपूर्ण कीड़ों को एक ही बार में निगल लिया। लड़के की दुखद मृत्यु के बाद मैकुडो और हॉट ने चुपचाप अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। इस दौरान मैंने बहुत देर तक सिर झुकाया, खुद से वादा किया कि किसी और को भी अन्यायपूर्ण तरीके से मरने नहीं दूंगा। उस भारी आसमान के बीच अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। दूर से विनियस राज्य के एक आदेश के साथ ड्रैगन वॉरियर एक फायर ड्रैगन पर उतरा। ये गांव जल्द ही एक युद्ध क्षेत्र बनने वाला था। तीनों चौंक गए। हर कोई समझ गया कि खूनी तूफान बहुत करीब आ गया था। बिना देर किए जीरो से मिलने और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए समूह गांव लौट आया। जीरो ने उनका शांतिपूर्वक स्वागत किया है, कहते हुए कि यदि छात्र अकादमी के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो सभी को तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। कूडो और हॉट ने मदद करने के लिए बने रहने पर जोर दिया, लेकिन जीरो ने केवल दोहराया कि ये एक ऐसी चुनौती थी जिसमें उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं दृढ़ संकल्प से भरे चेहरे के साथ रुकाया, कहते हुए कि अगर मुझे चुनना पड़ा तो मैं ग्रामीणों को छोड़ने के बजाय निष्कासित होना पसंद करूंगा। मेरा मानना था कि एक जादूगर केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं सीखता, बल्कि रक्षा के लिए जीता है। अकादमी के सख्त नियम थे कि प्रशिक्षु जादूगरों और जादूगरों को सीधे लड़ाई में भाग लेने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। उन्हें केवल जाल बिछाने, दुश्मनों को रोकने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें मारने की नहीं। मैंने कुछ देर सोचा, फिर पुष्टि की कि यदि जाल को चतुराई से डिजाइन किया जाए तो केवल एक भी 10 दुश्मनों को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त होगा। इस तरह हजारों की सेना को भी रोका जा सकता है। मेरे कहने के तरीके ने सभी को चुप करा दिया।
बातचीत में पहली बार जीरो ने थोड़ी सी रुचि दिखाई। मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा था। मैंने अपनी जैकेट से एक जादुई औषधि निकाली, एक चमकदार घोल जो एक अजीब रोशनी बिखेर रहा था। ये मेरे शोध का परिणाम था। जीरो ने निरीक्षण करने के लिए आंखें सिकोड़ी और तुरंत स्वीकार किया कि मेरी क्षमता अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से वादा किया कि यदि मैं वास्तव में इस लड़ाई में योगदान देता हूं तो न केवल मुझे निष्कासित नहीं किया जाएगा, बल्कि मुझे तुरंत स्नातक होने की भी मान्यता मिल सकती है। जैसे ही उन्होंने कहा, लक्स क्रिस्टस कूद पड़ी उत्साहित होकर घोषणा की कि ये इन छात्रों की स्नातक परियोजना होगी। जीरो ने तुरंत लक्स क्रिस्टस को रोका, इस बात पर जोर दिया कि ये अकादमी का फैसला था, बाहरी लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन लक्स क्रिस्टस ने हार नहीं मानी। वो दृढ़ रही, दावा करते हुए कि यदि छात्रों को स्कूल वापस बुलाया जाता है तो वो भी चली जाएगी, क्योंकि तब तक वो इस गांव से प्यार कर चुकी थी। लक्स क्रिस्टस ने यहाँ तक कि रोने का नाटक किया, जिससे जीरो को झुंझलाहट में अपना सिर पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में जीरो ने अनिच्छा से एक विशेष विचार के लिए प्रधानाध्यापिका से चर्चा करने का वादा किया। वास्तव में तुरंत भेजे गए समाचारों ने हंगामा मचा दिया। प्रधानाध्यापिका ने जीरो द्वारा प्रस्तावित बिना किसी हताहत के युद्ध समाप्त करने की योजना पड़ी। इसे जादूगर विरोधी गुट को उसकी सही जगह पर रखने और अकादमी की धार्मिकता को साबित करने का एक दुर्लभ अवसर देखकर उन्होंने वेयरवॉल्फ को चर्च और मैजिक कोर का नेतृत्व करने गांव की रक्षा के लिए सहयोगियों के साथ समन्वय करने के लिए भेजा। लौटकर वेयरवॉल्फ ने तुरंत उस औषधि का परीक्षण किया जो मैंने उसे दी थी। केवल एक बूंद ने जादू को काफी हद तक बहाल कर दिया, जिससे वो अपनी आश्चर्य को छिपा नहीं सकी। जब पूछा गया तो उसे पता चला कि नुस्खा मेरे पिता द्वारा लिखी गई पुस्तक से आया है। ये सुनकर दोनों दोस्त अपनी आंखों को चौड़ा कर गए, क्योंकि मेरे पिता की पहचान इतिहास में नंबर 13 के कुख्यात जादूगर से कोई और नहीं थी। ये सच एक भारी सदमे की तरह था, जिससे हर कोई कुछ देर के लिए खामोश हो गया। इस बीच होट ने जज को कक्षा में आमंत्रित किया ताकि छात्र उसे धन्यवाद दे सकें। गुस्सैल गुर्राने का आदि क्रूर चाचा बच्चों की मासूमियत के सामने अब चुपचाप खड़ा था। इस असहजता को पहचानते हुए शिक्षक ने जल्दी से उसके मुंह में एक कैंडी डाल दी, जिससे माहौल कुछ हद तक शांत हो गया। छोटी सी पार्टी समाप्त हो गई और जब केवल 2 लोग बचे थे तो युवा शिक्षक ने करीब आने की कोशिश की। उसकी आंखें विश्वास से चमक रही थीं। उसने स्पष्ट रूप से न्यायाधीश के हिलने डुलने को महसूस किया, लेकिन वो चुपचाप मुड़ गया। अपने दिल में उसने खुद से कहा कि वो प्यार की चीज का हकदार नहीं है। वो सराय में गया और वहां खाना खा रही छोटी लड़की होठ से मिला। लड़की ने उसे चिढ़ाया कहते हुए कि बूढ़ा आदमी अभी भी अपने रोमांस को लेकर शर्मिंदा था। कुछ मजाक के बाद होठ ने युद्ध के मुख्य विषय पर वापसी की। उसने पुष्टि की कि मेरी योजना न्यायाधीश पर बहुत अधिक जिम्मेदारी डालती है, क्योंकि उसके जाल एक महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। हालांकि व्यक्तिगत रूप से उसे उस पर इतना भरोसा करना पसंद नहीं था। उसके जान जोखिम में डालकर किसी को बचाने के बाद उसे एक और मौका देने के लिए अपना दिल खोलना पड़ा। उस रात न्यायाधीश चुपचाप बैठा, उसका दिल बेचैन था। अतीत के अपराध उसे लगातार सता रहे थे। भविष्य अंधकारमय था, जिससे उसे पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ का है। अगले दिन ग्रामीणों ने एक साथ जाल बिछाए भी प्रवेश और निकास मार्गों को मजबूत किया। जीरो ने छात्रों के साथ रणनीति पर चर्चा की। वकील लूक्स क्रिस्टस और भाड़े के सैनिक ने पुष्टि की कि यदि दुश्मन बहुत मजबूत हो जाता है तो वे अंत तक लड़ेंगे। पुजारी अंदर आया इस जानकारी के साथ कि दुश्मन की ताकत 10,000 लोगों तक पहुंच गई थी, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल ब्रेन वॉश किए गए किसान थे। जादूगर विरोधी गुट का स्पष्ट षड्यंत्र जादूगरों को आम लोगों पर हमला करने के लिए मजबूर करना था, जिससे वे दुनिया की नजरों में खलनायक बन गए। लिली भागकर आई खाने के बर्तन देने के लिए भाड़े के सैनिक को पुकारा। पुजारी ने अवसर का लाभ उठाते हुए उसे ग्रामीणों के साथ खाली कराने की सलाह दी, लेकिन लिली ने हठपूर्वक सिर हिलाया कहते हुए कि वो उसकी रक्षा के लिए वहां रहेगी। ये सुनकर पुजारी अचानक भावुक हो गया। उसने कामना की कि उसके पास चूहे जैसी प्यारी छोटी बहन हो। लूक्स क्रिस्टस और भाड़े के सैनिक ने इस अवसर का लाभ उठाकर गंदे विचार नहीं छोड़े और पुजारी ने तुरंत उनके गंदे दिमाग के लिए उन्हें डांटा। जबकि लिली और भाड़े का सैनिक व्यस्त थे, लूक्स क्रिस्टस ने पुजारी को जांच के लिए लड़के के पेट से एक राक्षस का नमूना लाया। उसका विश्लेषण करते हुए वह भौहें सिकोड़ गया। इस जीव में असीमित रूप से खुद को दोहराने की क्षमता थी। यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो ये पूरे महाद्वीप को निगल जाएगा। चरमपंथियों के पास निश्चित रूप से इसे जारी करने से पहले इसे नियंत्रित करने का एक तरीका था, लेकिन चर्च के कई वरिष्ठ अधिकारी भी अनजान थे। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि जो व्यक्ति इसके पीछे था वह मास्टरमाइंड है। उस शाम पूरी टीम ने योजना की पूरी तरह से जांच करने के लिए मुलाकात की। मैं अचानक खड़ा हो गया, जीरो से कहा कि यदि आवश्यक हो तो मेरी सारी जादुई शक्ति ले ले। ये केवल आपके लाभ के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपके पास जादूगरों और मनुष्यों के बीच शांति लाने की जिम्मेदारी है। जीरो एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने सिर हिलाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। संचारित जादुई शक्ति की मात्रा ने उसे स्तब्ध कर दिया। पूरी तरह से चार्ज होने के बाद भी मेरे पास असीमित अतिरिक्त प्रतीत हुआ। जीरो फट जाने से पहले जल्दी से अपना हाथ हटा लिया, फिर मुस्कुराई और मुझे एबिस मैच की उपाधि दी। पूरी टीम खुशी से झूम उठी, मुझे बधाई दी कि आखिरकार मेरे पास अपनी जादुई उपाधि है।
लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली जब तक जीरो ने चेतावनी नहीं दी कि यदि वे ये लड़ाई हार गए तो उन सभी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस बीच लुक्राइस्टिस सुबह जल्दी ही गांव से निकल गई थी। चुपचाप दुश्मन ताकतों की टोह ले रही थी। दुश्मन सेना एक भयानक ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी, न केवल भारी संख्या में बल्कि अच्छी तरह से सुसज्जित होने के साथ साथ गिरे हुए बीस्टमैन और राक्षस भी थे। जैसे ही लुक्राइस्टिस ने देखा, उसने चुपचाप आशा की कि उसका स्वर्गीय मित्र इस महाकाव्य लड़ाई का गवाह बनने के लिए देख रहा होगा। बहुत जल्द सेना गांव के पास आ गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लिली के चूहों से मिली। गोल मटोल चूहे उन पर झपट पड़े, जिससे उन्हें अपना मार्ग बदलना पड़ा। आश्चर्यजनक रूप से नया मार्ग जाल से भरा हुआ था। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी सेना टुकड़े टुकड़े हो गई थी। दर्द भरी चीखें हर जगह गूंज उठीं। ठीक उसी समय एक हरी बारिश आसमान से गिरी सभी सैनिकों को ठीक कर दिया, उनके अंगों और घावों को जल्दी से बहाल कर दिया। जब उन्होंने पेड़ के तनों पर खुदे हुए शिलालेखों पर ध्यान दिया तो सेना को एहसास हुआ कि चुड़ैलें केवल उनके साथ खेल रही थीं। सैनिकों के एक अन्य समूह का स्वागत आग के जाल से किया गया, जिससे उनके शरीर जल गए, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। केवल उनके कवच और कपड़े ही झुलस गए थे। कमांडर ने तुरंत समझा कि चुड़ैलों ने दया दिखाई थी, उनकी जान बख्श दी थी, इसलिए उन्होंने पीछे हटने का आदेश दिया। हालांकि असली खतरा अभी भी पूरी सेना के नेता एक प्रेतवादित राक्षस में छिपा था। रिपोर्ट मिलने पर जीरो ने सभी को सूचित किया कि सभी मिश्रित सेनाएं जाल में फंसने के बाद पीछे हट गई हैं। छात्र खुशी से चिल्लाए, लेकिन जीरो ने उन्हें तुरंत याद दिलाया कि एक बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है। प्रेतवादित राक्षस और गिरते हुए जानवर आ रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये राक्षस कितना शक्तिशाली है, और जीरो ने समझाया कि प्रेतवादित एक गिरते हुए जानवर के विकास का एक रूप है। वे मंत्रोच्चार के बिना जादू का उपयोग कर सकते हैं और कभी थकते नहीं हैं। पुजारी और भाड़े के सैनिक तुरंत उसे खत्म करने के लिए भिड़ गए। उसी समय एक भयानक खबर आई, लिली को पकड़ लिया गया था। पुजारी घबरा गया और उसे बचाने के लिए दौड़ा। लिली प्रेतवादित प्राणी और उसके गिरते हुए जानवरों के झुंड के हाथों में पड़ गई थी। उन्होंने उसे एक जाल में फंसा लिया था और उसे ग्रामीणों के सामने उनका मांस खाने के लिए गांव वापस लाने का इरादा किया था। राक्षस ऐसे दृश्य की कल्पना करते हुए खुशी से हंसा, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी योजना को अंजाम दे पाते, पुजारी की कुल्हाड़ी से इस्पात का जाल फट गया, जिससे लिली मुक्त हो गई। गिरते हुए जानवरों को उसने जल्दी से संभाल लिया। प्रेतवादित प्राणी लिली को निगलने के लिए दौड़ा, लेकिन पुजारी ने समय पर अपना दरांती लहराया और उसका हाथ काट दिया। लिली भयभीत होकर उसके पीछे छिपने के लिए भाग गई। प्रेतवादित प्राणी ये देखकर हैरान रह गया कि उसके हाथ की चोट ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि दरांती पवित्र आत्मा द्वारा धन्य थी, जिससे वो उसका आदर्श विरोधी बन गया। दानवीकृत प्राणी को अपने घायल हाथ को काटना पड़ा, जिसके तुरंत बाद वो पुनर्जीवित हो गया। ठीक उसी समय भाड़े का सैनिक प्रकट हुआ और कुछ ही चालों में कई भाड़े के सैनिकों को नीचे गिरा दिया। लेकिन दानवीकृत प्राणी ने अपने गुर्गों को तुरंत पुनर्जीवित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, जिससे वे आज्ञाकारी ज़ॉम्बी बन गए। पुजारी ने तुरंत लिली को भागने के लिए कहा ताकि वो और बाघ लड़ाई को संभाल सकें। इस बीच पतित शो मनुष्यों की बाकी टुकड़ी गांव के द्वार पर पहुंच गई, लेकिन छिपे हुए जालों में फंस गई। ये महसूस करते हुए कि 3 युवा जादूगर होनहार थे, उनके नेता ने एक साथ हमला करने के लिए 500 सैनिकों को इकट्ठा किया। ठीक उसी समय क्रूर न्यायाधीश प्रकट हुआ, जिसने युद्ध के मैदान को खून की नदी में बहा दिया। जीरो भी अपने छात्रों के साथ उनसे भिड़ने के लिए जल्दी से आ गया। उसके आदेश पर जादुई तीरों की बौछार बारिश की तरह हुई, जिससे पतित शो मनुष्यों को आश्रय खोजने के लिए भागना पड़ा। भारी संख्या में दुश्मनों से कुछ निराश होने के बावजूद जीरो ने अपने छात्रों को स्थिति के अनुकूल होने के लिए प्रोत्साहित किया। भाड़े के सैनिक के आगे बढ़ने के साथ लड़ाई तीव्र हो गई। न्यायाधीश ने एक जादुई औषधि फेंकी, जिससे जमीन से बेलें निकली और दुश्मनों को जकड़ लिया। एक भाग निकला और 3 छात्रों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे मैजिक से भर दिया गया, जिससे वो फट गया। होठ ने भी हार नहीं मानी। पतित शो मनुष्यों के एक समूह को जलाने के लिए आग की बौछार का उपयोग करते हुए पहली बार बड़े पैमाने पर आग के जादू को सफलतापूर्वक नियंत्रित करते हुए वह उत्साहित और भयभीत दोनों थी। यह डर था कि वो बहुत दूर चली गई थी। कुरो घायलों का इलाज करने के लिए नीचे उतरा, जिससे दुश्मन और भी भ्रमित हो गए। ठीक उसी समय दूर से एक जोरदार आवाज आई। पता चला कि भाड़े का सैनिक और दानवीकृत प्राणी गांव के द्वार तक लड़ चुके थे। भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे, यहाँ तक कि लकड़ी की बाड़ को भी नष्ट कर दिया था। भाड़े के सैनिक ने राक्षस का हाथ काट दिया और उसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन वो तुरंत ठीक हो गया। कोई रास्ता न होने पर भाड़े के सैनिक को अपनी चुड़ैल बहन को बुलाना पड़ा। उसने उसे संकेत मिलते ही तुरंत चले जाने की चेतावनी दी। उसने एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जिससे आकाश में एक विशाल नीला द्वार खुल गया। जैसे ही भाड़े के सैनिक पीछे हटे, राक्षस से ग्रस्त जीव को तुरंत जमीन से ऊपर खींचे गए लाशों के झुंड ने फाड़ दिया। वो चिल्लाया, फिर कुछ ही मिनटों में एक सूखी खोपड़ी में बदल गया। ये दृश्य मुझे और मेरे दोस्तों को भयभीत कर गया। चुड़ैल ने मंत्र को रद्द कर दिया, सख्ती से कहा कि यही कारण है कि शक्तिशाली चुड़ैलों और जादूगरों की दुनिया तबाह हो सकती है यदि वे भटक जाते हैं। युद्ध समाप्त हो गया और भाड़े के सैनिक पीछे हट गए। प्रधानाध्यापक और उसके सहयोगी दूर से देख रहे थे, जैसे वे एक प्रदर्शन देख रहे हों।
उन्होंने उत्सव में भाग लेने के लिए 7 चर्च के नेताओं को भी आमंत्रित किया। इस बीच एक बिशप ने राक्षसों के बारे में बहुत कुछ जानने पर खुद को सौंप दिया। इनकार करने की कोशिश करने के बावजूद उसे बेनकाब कर दिया गया। अचानक जंगल से छोटे राक्षस दौड़ पड़े, जिससे दहशत फैल गई। बिशप ने डींगे बघार कर कहा कि लोगों को बचाने का एक तरीका है, लेकिन जब वो खुद लक्ष्य बन गया तो जल्दी ही उसका पर्दाफाश हो गया। सब कुछ अचानक एक मजाक में बदल गया। ये केवल लुक्स क्रिस्टास द्वारा बनाई गई एक भ्रम था, जो उसके सच्चे चेहरे को उजागर करने के लिए था। उसने बिशप को राक्षस का अंडा निगलने के लिए मजबूर किया, जिससे वो अंततः आत्मसमर्पण करने तक डर से कांपने लगा। युद्ध की अफवाहें पूरे दक्षिण में फैल गईं, उपहास का विषय बन गईं। 10,000 की सेना एक अकेले गांव को हराने में असमर्थ थी। उस बिशप को दक्षिण में राक्षस लाने के लिए भी श्राप दिया गया था। प्रधानाध्यापक ने 3 छात्रों को बुलाया और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें डिप्लोमा प्रदान किए। बच्चे अवाक रह गए। उन्हें लगा कि ये एक और परीक्षा हो सकती है। आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या स्नातक के बाद एक स्थिर नौकरी है। प्रधानाध्यापक ने आत्मविश्वास से कहा कि उसने उपयुक्त स्थान तैयार किए हैं। आपदा के खंडहरों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उत्तर में निषिद्ध पुस्तकालय की यात्रा। त्रिक अपने सामान को पैक करने के लिए चुड़ैल गांव लौट आया। जीरो ने मुझे अपने पिता की किताब दी और मेरी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी को अलविदा कहा और आगे आने वाली कई चुनौतियों के साथ एक नए साहसिक कार्य की शुरुआत की।